फीडबैक मतलब आप लोग, यू कैन, इफ यू वांट आई कैन फ्लोट अ फॉर्म एज वेल. ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेल मी कि शुड आई फ्लोट अ फॉर्म या क्या. आई नीड माय फीडबैक कि हाउ आर द क्लासेस गोइंग एंड एवरीथिंग, so that I can maybe improve over it. So should I float a form? Are you open to discuss it openly? जैसा आप लोग बोलो. Feedback. I mean, the form thing will be entirely anonymous, so you don't have to worry कि क्या लिखना है वैसा. मतलब it's your call. Sir, anything would be fine. From my side, I don't have any issue. ठीक है, let me float a form quickly. It will be a very quick form, 2 minutes it will take of yours to just fill in this. It's not for my assessment, it's for where can I improve. So yeah. So it's April going on, right? Feedback. What's the date? 20. Folks, I'm pasting a form in the chat. थियरी नोट्स की तो चलेगी ना आज, मतलब folks, I have pasted a form in a link to the form in the chat. You can fill it. मतलब कोई नाम वगैरह नहीं पूछा, it's entirely anonymous. नाम भी नहीं पूछा, मेल आईडी भी नहीं रिकॉर्ड हो रही है, so it's entirely anonymous. जो भी लिखना हो आप लोग लिख सकते हो. And please make sure that you all fill this. It will help me out. Right? All right, you guys just fill the form. I'll start with the class till then. So आज की और कल की क्लास थोड़ी सी हैंड इन हैंड जाएगी. By hand in hand I mean कि थोड़ा सा मिक्सिंग होगी बिटवीन द टॉपिक्स जो कल डिस्कस करने हैं हमें, which is ES6 फीचर्स, एंड जो हम आज डिस्कस करेंगे. राइट, सो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. अरे बिना कुछ पढ़ाई डाउट आ गया, क्या बात प्रियम? हाय सर, गुड इवनिंग. हाँ जी. सो एक्चुअली आपने कहा था कि एक टॉपिक के बारे में आपको याद दिलाने के लिए, वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंट. अरे यार चलो ठीक है, आई डिस्कस दैट एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. मैं भूल जाता हूँ रोज. थैंक्स अ लॉट. नहीं सर, ठीक. Right, so I'll just share my screen. Folks, till then you can fill up the form. Right, so it's time कि अब हम VAR, जिसकी मदद से आप अभी तक अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, right, we leave that behind and we move towards the next segment, which is let and const. ठीक है, these are the features of ES6, which is ECMAScript 6. This is, you can say, a version, not version exactly, but this is a variant of JavaScript which was introduced in 2015 by ECMAScript developers. So ES, the term ES stands for ECMAScript. JavaScript ही है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज कि ES कुछ और है. इट इज जावास्क्रिप्ट. आप ऐसे समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कुछ स्पेशल फीचर्स डालेगा और उसका नाम दे दिया गया ES. राइट, सो इट्स ECMAScript 6. ठीक है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015. तो 2015 से ये फीचर्स हमारे पास हैं. अभी मैं आपको दिखाता हूँ सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द कीवर्ड वॉर. ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए आप वॉर डिक्लेयर करते हैं, वॉर इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, क्या लगता है क्या होगा लाइन नंबर 1 पे? हैव अ लुक हियर. लाइन नंबर 1 पे क्या होगा यहाँ पे? अनडिफाइंड सर. Undefined. So 10 hours. ओके, और भी लोग Undefined. सोचिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग अनडिफाइंड? रेज योर हैंड्स. 4 लोग. ठीक है, 5. ओके. हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग ओके? प्लीज फोक्स, प्लीज कीप योर हैंड्स डाउन. 6 लोग. ठीक है, नीचे करिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 10? कितने लोग बोल रहे हैं 10 होगा रिजल्ट?
और बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब देयर आर 26 अटेंडीज, 4-5 वो बोल रहे थे, 5-6 ये बोल रहे हैं, विच इज 11, 15 लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है क्या होगा रिजल्ट। दिस इज बैड। मतलब बाकी 15 लोग कुछ सोच रहे हैं कि कुछ सोच ही नहीं, कुछ और सोच रहे हैं, अच्छा कुछ और है बाकी लोगों के दिमाग में, बताइए किसी को लग रहा हो कुछ और रिजल्ट आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। मतलब यू कैन स्पीक अप, सही गलत का यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, उसी के बारे में तो डिस्कशन है सारा कि क्या सही है क्या गलत है, तो अभी तो आप कुछ भी बोलो। A Speak is up. not defined. बेसिकली एरर, राइट। तो आइडियली यस, इट शुड बी एन एरर, होनी एक एरर ही चाहिए थी, बट इट इज नॉट एन एरर, पर ये एरर होगी नहीं। ठीक है, देखिए कभी भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाइए, ठीक है, यू गो टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, until there are some special constructs। इसीलिए जब मैंने आपको if पढ़ाया था, if में मैंने क्या बोला था, विवेक यू कैन कीप योर हैंड डाउन, ठीक है, मैंने if में क्या बोला था, मैंने उसको बोला था ये है कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट। लूप्स को मैंने क्या बोला था, ये है आइटरेशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स, राइट। फंक्शंस के लिए मैंने बोला नहीं, बट फंक्शंस के लिए आप समझिए दे आर फंक्शनल कॉन्स्ट्रक्ट्स। ठीक है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कॉन्स्ट्रक्ट, कि कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्ट बोलते ही क्यों है, व्हाई आर दे कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रक्ट्स। कॉन्स्ट्रक्ट्स वो होते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट्स आर दोज parts of the programs which change the normal flow या which change the normal flow of the control। ठीक है, जो आपका जिस तरह से प्रोग्राम चल रहा है उसका नॉर्मल फ्लो ही बदल दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉर a इक्वल टू 10, फिर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, लेट्स से क्यूब, ये कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, लेट्स से c, एंड इट रिटर्न्स math डॉट पावर c की पावर 3, c कॉमा 3, सिंपल। ठीक है, एंड लेट मी डू console डॉट लॉग क्यूब एंड लेट्स पास इट 3। आपको पता है प्रोग्राम कैसे चलेगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, होगी या नहीं होगी, फिर लाइन नंबर 2 इज अ ब्लैंक तो छोड़ दिया जाएगा, फिर लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, इसमें एग्जीक्यूट होने का कुछ है नहीं बेसिकली, इसमें जस्ट सिंटेक्स वगैरह चेक हो जाएंगे एंड एज सिंपल एज दैट वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, होता तो बहुत कुछ है बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, वो बहुत मतलब वो दैट्स एन एडवांस थिंग, तो उसमें नहीं जाऊंगा अभी मैं। ठीक है, लाइन नंबर 3 4 5 एग्जीक्यूट होंगी। जब लाइन नंबर 7 पे आएगा कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा हुआ है, क्यूब 3, यानी आपने क्यूब को कॉल कर दिया, क्यूब फंक्शन को कॉल कर दिया, तो कैन आई से दिस कि आपने लाइन नंबर 7 से कंट्रोल को फिर से उठा के लाइन नंबर 3 पे पास कर दिया, कैन आई से दिस, कह सकता हूं मैं ऐसा, राइट, कि जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 7 से फिर से एक तरह से लाइन नंबर 3 पे जा रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, फंक्शन ने आपके कंट्रोल का जो नॉर्मल मूवमेंट होता है विच इज ऑलवेज फ्रॉम द टॉप लाइन टू द बॉटम लाइन, फंक्शन ने उसको चेंज कर दिया, फंक्शन ने नहीं बट फंक्शन कॉल ने उसको चेंज कर दिया, राइट। सो इट्स अ कॉन्स्ट्रक्ट, दिस इज अ फंक्शनल कॉन्स्ट्रक्ट। सिमिलरली अगर हम लूप्स की बात करते हैं, ठीक है, फॉर वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, मे बी मुझे स्टार्टिंग 9 डिजिट्स प्रिंट करने होते तो ये प्रोग्राम होता, दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द 9 डिजिट्स, राइट। फॉर var आई इक्वल टू 0, तो सबसे पहले ये लाइन जाएगी, देन लाइन नंबर 2 इज ब्लैंक, सो कोई सेंस नहीं है, लाइन नंबर 3, है ना। और क्या होगा, जब पहली बार आई इक्वल टू 0 ये सब सही चल रहा है, कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट होगा, सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, क्या ये लूप के बाहर निकल जाता है, नहीं, व्हाट हैपेंस इज कि ये लाइन नंबर 5 से फिर से लाइन नंबर 3 पे जंप करता है। तो एक तरह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इसने फिर से क्या किया है, जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है उसको टर्मिनेट किया है, या सॉरी उसको चेंज किया है, राइट, इट हैज चेंज्ड हाउ प्रोग्राम इज वर्किंग, sorry not how program is working but how control is moving। control move करता है from top to bottom, but things like loops, things like functions, things like conditionals, ये सब क्या करते हैं, they have the power to change the path of the execution, right। अब ये 5 से 6 पे तब तक नहीं आएगा जब तक ये कंडीशन फेल नहीं हो जाएगी, राइट, या यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा, राइट, तब तक ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो दीज आर वेरी पावरफुल टूल्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज हाउ द कंट्रोल इज फ्लोइंग। कंट्रोल का क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन व्हेन आई से द टर्म कंट्रोल, तो कंट्रोल मींस कि हाउ द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, the order in which the program is executed, right। तो order generally क्या रहता है, from top to bottom, right, generally क्या रहता है from top to bottom, right, but loops, functions, conditionals, they have the power to change that execution। ठीक है, ठीक है, इवन विद if के साथ भी सेम ही है, अगर if की कंडीशन ट्रू नहीं होती वो if के अंदर नहीं जाता, वो सीधे else पे जंप कर जाता है, तो एक तरह से एग्जीक्यूशन जंप हुआ वहां पे, राइट। दैट इज ऑल्सो टिपिकल केस ऑफ कि जहां पे कंट्रोल ने एक आई वुड नॉट से अनयूजुअल बट अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन से डेविएट किया, वो इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन, राइट। तो कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग ए, और आपको पता है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा टॉप टू बॉटम आता है, until and unless you don't have loops
कंडीशनल्स और फंक्शंस इन प्लेस। जब तक ये तीन चीजें नहीं है तब तक वो टॉप टू बॉटम ही एग्जीक्यूट करता है, राइट? यू नो दिस। तो अगर ये बात सही है, अब बताइए कि लाइन नंबर 1 पे क्या प्रिंट होगा? क्या एरर आएगी? क्या 10 प्रिंट होगा या अनडिफाइंड प्रिंट होगा? is not defined, sir. नहीं, सिर्फ तीन ही ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको बोलने के लिए। Undefined. अनडिफाइंड, एरर Sir, या undefined. फिर 10। Undefined. Undefined, sir. नहीं, तो जब Undefined. तक आपको होस्टिंग की नॉलेज नहीं है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसमें इसका रिजल्ट एरर होना चाहिए था। क्यों एरर होना चाहिए था? आप यहाँ पे उस वेरिएबल को डिक्लेयर आप यहाँ पे उस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ। अनडिफाइंड होने के लिए भी उसको डिक्लेयर तो होना चाहिए ना, कम से कम। उसका डिक्लेरेशन तो लाइन नंबर 3 पे है, जहां अभी आपका कंट्रोल पहुंचा ही नहीं भाई। लाइन नंबर 1 विल बी द फर्स्ट वन टू गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? एंड वेरिएबल a इज डिफाइंड ऑन लाइन नंबर 3। तो कैसे अनडिफाइंड? एरर आनी चाहिए आइडियली कि a इज नॉट डिफाइंड। ये बात है कि नहीं है? But sir, it's showing undefined. हाँ, वो आ रहा हूं मैं उस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं होगा। एग्जीक्यूट नहीं करना है आपको अभी। एंड फोक्स, प्लीज स्टॉप कोडिंग एज ऑफ नाउ। ठीक है, ध्यान से सुनिए, राइट? क्या वो शो कर रहा है उस पे मैं आऊंगा, बट टिल देन लिसन कि जो मैं कह रहा हूं उसको, राइट? अभी इसका बताइए, ये समझ में आ रहा है कि लाइन नंबर 1 पे एरर आनी चाहिए या अनडिफाइंड आना चाहिए? बताइए। वो अनडिफाइंड क्यों आएगा वो मैं बाद में बात करूंगा, बट अभी की नॉलेज के हिसाब से क्या होना चाहिए? Sir, error होना चाहिए। एरर। अनडिफाइंड क्यों लगा? जितने लोगों ने बोला अनडिफाइंड, क्या सोच के अनडिफाइंड बोल दिया आप लोगों ने? इसका मतलब यही नहीं क्लियर है कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं और इनिशियलाइज कैसे होते हैं। मतलब व्हाट इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपने बोला है कि ये अनडिफाइंड आना चाहिए? सर वो पहले कंसोल लॉग में आएगा तो वो चेक करेगा ना कि डिफाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। डिफाइन हुआ है दिक्कत कि है तो नहीं हुआ, नहीं वो आप ऐसे समझिए, मैंने बताया आपको वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हैं, मेमोरी लोकेशंस होते हैं। वो जाएगा, वो देखेगा कि ए नाम की कौन सी मेमोरी लोकेशन है। आप ऐसे समझिए कि आपकी कॉलोनी में 1 से लेके 100 तक के घर हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पशन दे रहा हूँ। आपके उसमें 1 से लेके 100 तक के घर हैं आपकी कॉलोनी में, ठीक है? आपके कॉलोनी में कोई जोमेटो वाला आता है, वो कहता है 110वां घर कहाँ है। आप ये नहीं कहोगे कि वो घर है ही, आप वो घर डिफाइंड नहीं है। आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो, राइट? यू विल से दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है? ये मतलब उतना अच्छा एग्जांपल नहीं, बट कंसीडर इट लाइक दिस कि जिस मेमोरी लोकेशन को आप रेफरेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो यानी जिस वेरिएबल को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो वेरिएबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई ऐसी चीज मांग ली गई जो नॉन एग्जिस्टेंट हो। हैरी पॉटर देखी है आप लोगों ने? Yes, sir. प्लेटफॉर्म नंबर, अज्यूमिंग कि आप मगल्स हैं, आप मगलू हैं, ठीक है? आपके लिए प्लेटफॉर्म 9 3/4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्लेटफॉर्म 9 3/4 कहाँ है, मतलब फॉर रेफरेंस जिन्होंने नहीं देखी है, तो प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच में एक मैजिकल प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 9 3/4। बट जो मगल्स आर नॉन मैजिकल पीपल, ठीक है, उनको नहीं दिखता। तो अगर यू बीइंग अ मगल आपसे कोई पूछता है प्लेटफॉर्म नंबर 9 3/4 कहाँ है, आपके लिए तो 9 और 10 है ना, 9 3/4 तो है ही नहीं। तो आप यही तो बोलोगे व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट्स 9 3/4? तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे होनी चाहिए, राइट? एक एरोनियस मैसेज मिलना चाहिए, एक एरर मिलनी चाहिए, राइट? कि ए तो कभी डिफाइंड ही नहीं था, आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर कैसे रहे हो, राइट? तो ये एक एरोनियस Yes, sir. स्टेटमेंट होना चाहिए था, बट ये नहीं है। एंड नाउ आई विल टेल यू कि ये क्यों नहीं है। द रिजल्ट ऑफ दिस विल बी अनडिफाइंड। नाउ लेट मी टेल यू ऐसा क्यों होता है। हियर कम्स द कांसेप्ट ऑफ होस्टिंग, ठीक है? तो ये एक ES6 फीचर है, मतलब होस्टिंग इज नॉट एन ES6 फीचर, होस्टिंग इज अ टिपिकल जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम आई वुड से, ठीक है? ये एक जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया तो उसके कुछ एडवांटेजेस देखे गए होंगे, आई डोंट नो, बट आज की डेट में ये एक प्रॉब्लम है। और इस वजह से फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स आप में से कोई भी वॉर का यूज नहीं करेगा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वो क्या करेंगे, दैट विल कम टू, राइट? देखिए, जहां पे भी कभी भी आप वॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, होता क्या है इसको समझिए। ये पार्ट आपका मैंने आपको पहले भी बताया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम ही बात है, चाहे एक लाइन में लिखें चाहे ऐसे मल्टीपल लाइंस में तोड़ के लिख दें, राइट? इट्स द सेम थिंग। होता क्या है, कंप्यूटर हाउ इट डज, मतलब कंप्यूटर कैसे करता है, उसके लिए वॉर ए अलग है। ये पार्ट किसका है, इसको हम क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को मैंने बता रखी है ये चीजें आपको। व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड? Sir, Declaration. करेक्ट, डिक्लेरेशन। और ये पार्ट a = 10 इज इनिशियलाइजेशन, राइट? तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल को वॉर के साथ डिक्लेयर करते हो, उस वेरिएबल की हो जाती है होस्टिंग। व्हाट डू वी मीन बाय होस्टिंग? फ्लैग होस्टिंग आप समझते हो, फ्लैग होस्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्लैग को सबसे ऊपर ले जाना। सिमिलरली होती है वेरिएबल होस्टिंग।
इन दैट सेम फाइल ये वेरिएबल आपको भले ही लग रहा हो कि लाइन नंबर 5 पे डिक्लेयर हुआ है, और हुआ भी है, दैट्स ट्रू, आपने कोड वैसे ही लिखा है, बट जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, व्हेन जावास्क्रिप्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड, गेट्स कंपाइल्ड एक्चुअली, नॉट एग्जीक्यूटेड, जब जावास्क्रिप्ट कंपाइल होती है, इन दैट केस आप इसको ऐसे समझिए, ये उठ के चला जाता है ऑलवेज एट लाइन नंबर 1, ठीक है, ये दिखेगा नहीं, ये होता है बिहाइंड द सीन्स, दिस वोंट बी सीन, ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे दिखने लगेगा, बट बिहाइंड द सीन्स जब जावास्क्रिप्ट कंपाइल होती है, ठीक है, तो एट दैट मोमेंट आपका ये पार्ट, यानी विच इज द डिक्लेरेशन पार्ट, ये उठ के चला जाता है हमेशा एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, हमेशा एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम ये चला जाता है। तो अब नाउ सी इट लाइक दिस, अब क्या लगता है, अब लाइन नंबर 4 पे console.log क्या होना चाहिए, बताइए। सर 10 होना चाहिए। अरे 10 कैसे होगा, 10 तो नाउ इट विल बी अनडिफाइंड, डिफाइन सर। क्योंकि अभी तक ए की वैल्यू तो आपने दी ही नहीं, तो दैट्स वन कंफ्यूजन व्हिच कम्स टू पीपल्स माइंड। मैंने कहा डिक्लेरेशन होइस्ट होता है, इनिशियलाइजेशन होइस्ट नहीं होता है, रिमेंबर दिस। सिर्फ इतना पार्ट ही आपका लाइन नंबर 1 या टॉप ऑफ द फाइल, जो भी आप बोलना चाहो, टॉप ऑफ द फाइल पे जाता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट अपनी ही जगह रहेगा, वो जहां आप करोगे वहीं रहेगा, ओनली द डिक्लेरेशन पार्ट गेट्स होइस्टेड, सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट होइस्ट होता है, राइट। तो सिर्फ ये पार्ट अगर होइस्ट हुआ और आपने लाइन नंबर 4 पे एक्सेस करने की कोशिश की ए को, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ ए डिक्लेयर्ड तो है, बट ए में अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं है, सो व्हाट इज ए इज अनडिफाइंड, राइट। ये समझ में आया सबको, कंफ्यूजन्स, Yes, एनी sir. कंफ्यूजन्स अराउंड दिस? Understood, but some not understood the meaning of hoisting. होइस्टिंग का मतलब है, व्हाट डज होइस्टिंग मींस, होइस्टिंग मींस कि आप ऐसे समझिए, द मूवमेंट, अगर मैं डेफिनेशन बोलूं इसकी, ठीक है, तो इट्स डेफिनेशन इज द मूवमेंट of the declaration part of a variable to the top of the file when declared with the keyword war। जब कीवर्ड वॉर के साथ किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, तो सिर्फ उसके डिक्लेरेशन का टॉप ऑफ द फाइल पे मूवमेंट को हम होइस्टिंग कहते हैं। मेक सेंस? ओके, एनी फर्दर डाउट्स टिल हियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये देखिए, ये बताना जरूरी था, वरना मैं स्कोप्स में नहीं डिस्कशन कर पाता। एनी डाउट्स, एनीवन? सर जब हमने पहले मतलब डिक्लेयर किया था और इनिशियलाइज किया था, हाँ उस जी, टाइम पर अनडिफाइंड क्यों आया था सर? मैंने वही चीज तो बोली आपको कि ऑल्दो ये कोड आपका लिखा ऐसे है, ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट ये ऐसे लिखा था, राइट, पर जावास्क्रिप्ट वो उसको इंटरप्रेट ऐसे करती है। ये बिहाइंड द सीन हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, पर यही हुआ है, दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके सर। ठीक है, तो क्या ये एक प्रॉब्लम है या ये एक अच्छी चीज है, आप लोग बताएंगे। इज इट अ प्रॉब्लम और इज इट अ गुड थिंग? सोचिए, जो भी, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो यार, यू आर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड, इंटरव्यू नहीं चल रहा है जॉब सर का। Problem ठीक है सर, प्रॉब्लम गुड थिंग्स। problem. राइट, सो मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट, इट्स अ प्रॉब्लम कि भाई जो चीज लाइन नंबर 5 पे डिक्लेयर हो रही है, राइट, उसे आप लाइन नंबर 3 पे एक्सेस कर पा रहे हो विदाउट एरर, मतलब ऑल्दो इट्स अनडिफाइंड, दैट्स अनदर इशू, राइट, बट फिर इसमें और जो हमने यहाँ पे ये लिखा, जैसे जावास्क्रिप्ट इसको इंटरप्रेट करती है, राइट, मतलब वॉर ए जब हमने ऊपर कर दिया होइस्ट करके, उसमें अंदर ही क्या रह गया, राइट, तो इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। आप ऐसे वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हो जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई विल लेट यू इवन मोर, इससे भी बुरा और क्या है, वॉर कीवर्ड ही हटा दो, ठीक है, अभी भी। अच्छा, आई गेस इट्स माय VS कोड सेटिंग्स, मेरी VS कोड सेटिंग्स यहाँ पे खेल रही हैं, बट आई विल टेल यू वन थिंग, कि अगर आप वॉर कीवर्ड, मतलब मेरे यहाँ पे VS कोड सेटिंग्स कुछ होंगी, या मे बी जो नोड वर्जन आई एम यूजिंग इज नॉट अलाउइंग दिस, बट इसको अगर आप अलग एनवायरमेंट्स में करोगे तो भी आपको ये अनडिफाइंड मिल जाएगा इस केस में, राइट। इवन वॉर कीवर्ड इज मेनी टाइम्स नॉट जरूरी, वो तब भी होस्ट कर जाता है, बट ठीक है, अभी के लिए अंडरस्टैंड कि वॉर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी उसमें मैं नहीं जाऊंगा वरना आप लोग और कंफ्यूज हो गए, लीव दैट। तो वॉर इक्वल टू, हाँ जी सर उन्होंने ये फीचर क्यों नहीं निगलेक्ट किया अभी तक अपडेट्स में? अब हो चुका है ना, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, हो चुका है, ओके ठीक है। Hello. हाँ जी, सर ये होस्टिंग है सिर्फ ये वैट के साथ है या सभी और भी जो कॉन्सेप्ट है के साथ है? नहीं, होस्टिंग तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का ही पार्ट है, तो सिर्फ वायर के साथ ही दिखेगा आपको ये, और कहीं नहीं दिखेगा आपको। और विद कीवर्ड्स का हमारे फॉर लूप है या फिर नॉट फॉर? नहीं, होस्टिंग इज जस्ट विद वॉर, होस्टिंग इज जस्ट विद वॉर, होस्टिंग का कांसेप्ट ही फंक्शन के साथ ही वेरिएबल, फंक्शन खुद में, अगर आप फंक्शंस में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा फंक्शंस खुद में एक वेरिएबल ही होते हैं,
तो तब आपको, तो वो बेसिकली दैट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स ओनली। पर फंक्शंस में अनडिफाइंड sir- नहीं आता। हाँ, लेट एंड वो नहीं होता ना, वो लेट और कॉन्स्ट। तो उसी पे आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे, थोड़ा सा धीमे चलते हैं, ठीक है। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो एक प्रॉब्लम नजर आई कि पहले ही ए का एक्सेस हो गया, जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स व्हिच वर लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। इस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन है लेट एंड कॉन्स्ट। आपने कई जगहों पे देखा होगा अब तक अगर आप लोग देखते हैं इंटरनेट पे तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कीवर्ड वॉर आई विल यूज हियर द वर्ड कॉन्स्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल सबसे पहले। सी, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। देखिए एरर अपने आप में बहुत क्लियर है। एरर ने ये नहीं कहा, अनलाइक दिस एरर, अनलाइक द प्रीवियस एरर, एरर ने ये नहीं कहा कि ए इज नॉट डिफाइंड या ए कैन नॉट बी एक्सेस्ड, एनीथिंग। इसने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़िए, और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एंड आई विल बेट यू कि डिजिकल तो छोड़ दो, आप पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे ना, 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि लेट और कॉन्स्ट एक्चुअली होस्टिंग रोकते नहीं है। वो ऐसा फील कराते हैं जैसे होस्टिंग ना हुई हो। तो आई विल कंफर्म यू दैट फर्स्ट, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। आई जस्ट सर्च फॉर दैट थिंग जहां पे वो लिखा होता है। होस्टिंग में डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एंड बाय द वे यू हैव अ होमवर्क कमिंग, रीड अबाउट टेम्पोरल डेथ जोन। ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। ये मैं यार चैट भेजने के लिए मुझे हर बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करनी पड़ती है, इधर उधर मूव भी नहीं करता, जूम में तो ये मूव भी कर जाता है। Just give me a second. It's temporal dead zone, not temporal. It's temporal dead zone. Temporal dead zone, ठीक है। इसके बारे में पढ़िएगा, राइट। तो यप, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम प्रेफर टू सी एंड क्लास एट नॉन होस्टिंग। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि लेट कॉन्स्ट, ये सब जो है क्लास में हम बाद में आएंगे व्हेन वी विल डिस्कस object oriented JavaScript तब डिस्कस करेंगे। Some prefer to see let and const as non-hosting because the temporal dead zone strictly forbids any use of variable before its declaration. This dissent is fine since hosting is not a universally agreed term. However, temporal dead zone can cause observable changes in its scope which suggests some other form of hosting. ठीक है। तो देखिए बेसिकली व्हाट आई वांट टू से हियर इज, अगर आप इस चीज को पूरा, इफ यू गो थ्रू दिस एंटायर आर्टिकल, आपको पता चलेगा जो नॉर्मली दुनिया कहती है दैट्स नॉट ट्रू, राइट। जस्ट लेट मी क्लोज द फीडबैक फॉर्म वंस, ठीक है। तो कीप दैट एनोनिमस। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ फीडबैक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल स्ट्रीट द प्रैक्टिस ऑन प्रोजेक्ट्स एंड टाइम मैनेजमेंट, इस पे बात करूंगा मैं। स्लो डाउन द स्पीड, यार ये मैं, पता है आप लोगों को, मैं ऑलरेडी मतलब क्या बताऊं, मैं ऑलरेडी आपको बताऊं, मैं 3 वीक स्लो चल रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इस चीज का आ चुका है मेरे पास, आई एम ऑलरेडी रनिंग थ्री वीक स्लोअर, ठीक है। अब तक जावास्क्रिप्ट शुड बी अराउंड कंप्लीशन होनी चाहिए थी, तो मैं 3-4 हफ्ते स्लो चल रहा हूँ ऑलरेडी, 3 to 4 वीक्स एटलीस्ट आई एम रनिंग स्लो। तो इससे ज्यादा अगर मैं स्लो करूंगा ना तो मेरी ही बैंड बजा दी जाएगी। प्लीज चेक होमवर्क इफ इट इज पॉसिबल। हाँ आई नो दिस इज कमिंग, मतलब ये चीज प्रॉब्लम है। ट्राई टू गिव मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अरे लोग जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं और ज्यादा दूंगा तो पता नहीं क्या ही हाल होगा, ठीक है। इफ डिजिटल, बट आई लाइक फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस। जो लोग और प्रैक्टिस करना चाहते हैं आई फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस। इफ डिजिटल राइटिंग पैड कुड बी यूज्ड, यार डिजिटल राइटिंग पैड अभी मेरे पास, मेरा टैब नहीं है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। मतलब तो वो चीज़ है, मुझे मेरा टैब घर से मंगवाना पड़ेगा, देन मे बी आई कैन डू दैट। चलो ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बढ़ा देने चाहिए थोड़े से? मतलब यू कैन रेज योर हैंड्स, नॉट एन इशू। रेज योर हैंड्स जिससे मुझे काउंट क्लियर हो जाए। 8 लोग कह रहे हैं बढ़ा देने चाहिए, बाकी कह रहे हैं नहीं बढ़ाने नहीं चाहिए, इतने बहुत है। नाउ इट कम्स टू 13, ठीक है। मैं 13 का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आई सी आउट ऑफ ऑल ऑफ यू कि कितने लोग हर बार करते हैं उतने क्वेश्चंस, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू व्हाट यू आर आस्किंग फॉर।
right? So better beware, है ना? चलिए, just take a screenshot quickly, right? चलिए ठीक है, fine. मैं ज्यादा क्वेश्चंस दे दूंगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कंपलसरी मार्क करके दूंगा आपको, ठीक है? मैं एक शीट दूंगा मोस्टली बाय संडे, या तो कल दे दूंगा या फिर परसों। वैसे शायद आपकी कल शाम की क्लास मंडे शाम को लूं मैं, मोस्टली दैट्स द केस, ठीक है? बिकॉज कल शाम को आई गॉट समथिंग, मतलब कुछ एक काम है मुझे, तो आई वुड नॉट बी फ्री, तो शायद मैं मंडे शाम को लूं। तो बाय मंडे इवनिंग आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस, ठीक है? उसमें कल से मॉर्निंग में रख लेते हैं। कल मॉर्निंग में डाउट क्लास है, मंडे इवनिंग 8 PM से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर डाउट क्लास आपकी क्या? हाँ जी, डाउट क्लास सर आपकी क्या संदीप सर की? संदीप सर भी डाउट क्लासेस, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, ये तो मेरी ही है डाउट क्लास। ओके ठीक है, लेट्स रिटर्न बैक, फीडबैक का तो हो गया। होमवर्क यार आई वांट टू चेक, बट सीन क्या होता है ना कि मैं खुद इतना ज्यादा बिजी हो जाता हूँ कुछ चीजों में, तो बट या आई टेक दैट फीडबैक एंड आई ट्राई टू कि मैं इसमें इंप्रूव करूँ फॉर श्योर, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स फॉर द फीडबैक जिन्होंने भी भरा, राइट? सो या कमिंग बैक, क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग दिस। तो हाँ, आई वाज शोइंग यू कि एक्चुअली में ऐसा नहीं कि अब होइस्टिंग नहीं होती, होइस्टिंग अभी भी होती है, राइट? होइस्टिंग स्टिल हैपेंस, बट लेट एंड कॉन्स्ट ऐसा आपको फील कराएंगे, बोथ लेट एंड कॉन्स्ट ऐसा आपको फील कराएंगे जैसे होइस्टिंग ना हुई हो। जैसे वेरिएबल में मैंने क्या बोला था कि वो टॉप ऑफ द लाइन चला जाता है, टॉप ऑफ द फाइल चला जाता है, टॉप ऑफ द फाइल अभी भी जाता है, बट लेट एंड कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक चीज आ जाती है कि जब तक उसका इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक आप उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट? तो इवन दो दिस गेट्स होइस्टेड, ऐसा नहीं कि होइस्ट नहीं होता, होइस्टिंग होती है, स्टिल इट हैपेंस, राइट? बट क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ, राइट, भाई एक तरह से इसको कंसीडर लाइक दिस, राइट? दिस इज स्टिल हैपनिंग। जबकि ज्यादातर लोग पूछेंगे आपसे कि डज इट होइस्ट और नॉट, ज्यादातर इंटरव्यूअर्स को भी नहीं पता होता ये, आपको पता है? मतलब आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर अ कंपनी, आई विल नॉट नेम द कंपनी राइट नाउ। मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो इवन दे आस्क्ड मी कि होस्टिंग होती है या नहीं, आई सेड कि नहीं, होस्टिंग तो होती ही है। तो ही डिड नॉट एग्री, तो फिर मुझे पूरा एमडीएन का आर्टिकल खोल के वहां पे प्रूव करना पड़ा पॉइंट, एंड देन ही एग्रीड एंड ही वाज लाइक क्वाइट सीनियर, ठीक है? तो आपको पता है कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो यू हैव द एमडीएन आर्टिकल, वहां से आप प्रूव कर सकते हो कि नहीं, होस्टिंग तो होती ही है, राइट? अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ इसको ही अलग किया ना, ये मुझे एरर देने लग गया, कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, राइट? बिकॉज सीन ही वही है, क्योंकि एरर देखिए क्या आई है, द एरर इज कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, आई एम सो सॉरी, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो कॉन्स्ट के साथ क्या होता है कि वो होस्टिंग तो करता है इस तरह से, बट सिंस ये अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे एरर मिल जाती है, क्योंकि कॉन्स्ट वेरिएबल्स को आप बिना इनिशियलाइज किए एक्सेस ही नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाट द एरर सेज, है ना? चलिए, आई विल रिटर्न दिस बैक, एंड आपको पता है कि दिस इज एन एरर, ठीक है? सेम हैपेंस विद द कीवर्ड लेट, ठीक है? सेम थिंग विद द लेट कीवर्ड एज वेल, लेट के साथ भी सेम चीज होती है, राइट? तो इफ आई शो यू कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, सेम एरर है, कुछ नहीं बदला, राइट? सो नाउ यू विल से कि ये दोनों अलग अलग क्यों है, व्हाई इज द नीड ऑफ कॉन्स्ट एंड लेट? तो देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड लेट कीवर्ड्स। देखिए, कॉन्स्ट आता है फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब जो कभी ना बदले, राइट? कॉन्स्टेंट मतलब विच डज नॉट चेंज, है ना? कांस्टेंट मतलब विच डज नॉट चेंज। तो अगर आप किसी वेरिएबल को, अभी होस्टिंग वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा आई गेस, ठीक है? अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्ट लाइक दिस, तो वो वेरिएबल हो गया कांस्टेंट। अगर आप अब ये लिखते हैं लेट्स से इक्वल टू 20, ये है एरोनियस। इफ आई ट्राई रनिंग दिस प्रोग्राम, console.log भी छोड़ो, ठीक है? सी, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, क्या एरर आई? असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल ऑन लाइन नंबर 3, आप कांस्टेंट वेरिएबल को फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते, राइट? बट द केस इज कि वेरिएबल्स तो बने ही होते हैं ना चेंज होने के लिए, तभी तो उनका नाम है वेरिएबल। जो चेंज ना हो उसका फायदा क्या? तो उस केस को एड्रेस करने के लिए आपके पास है लेट। तो कॉन्स्ट और लेट दोनों ही आप समझिए वॉर का ही रिप्लेसमेंट है या वैर का ही रिप्लेसमेंट है, बट द थिंग इज, द डिफरेंस बिटवीन देम इज कि कॉन्स्ट आर यूज्ड विद दोज वेरिएबल्स जिनको फ्यूचर में चल के चेंज नहीं होना है, जबकि लेट आर यूज्ड विद दोज वेरिएबल्स जिनको फ्यूचर में हमें चेंज करना है। अभी मैं इसको रन करूंगा, देखिए कोई भी एरर नहीं है, राइट? देयर इज नो एरर एट ऑल। सही है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, कॉन्स्ट एंड लेट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेरिएबल टू अवॉइड द साइड इफेक्ट्स ऑफ होस्टिंग, ठीक है? सो ये याद रखिएगा, इट इज नॉट यूज्ड टू अवॉइड होस्टिंग, होस्टिंग तो फिर भी होती है, ठीक है? बट इट इज यूज्ड टू अवॉइड द साइड इफेक्ट ऑफ होस्टिंग, ये होस्टिंग के साइड इफेक्ट्स को रोक देता है, ठीक है? एंड सेकंड,
The difference between const and let, the difference between const and let is कि const variables cannot be reassigned, whereas let variables can be reassigned, है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है. अंकित, कोई डाउट है आपको? Ankit, do you have a doubt? नो सर, नो सर। अच्छा, ओके. सलमान, आपको कोई डाउट? यस सर. सर एक चीज पूछनी थी कि लेट और कॉन्स्ट कहते हैं कि टेम्पोरल लेट जोन में चला जाता है, हाँ जी, होस्टिंग नहीं होती है ऐसा कहते हैं. होस्टिंग होती है. मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूँ, होस्टिंग होती है. 99% लोग इसको गलत समझते हैं. ठीक है, वही मैं सर- इसीलिए मैंने कहा टेम्पोरल डेड जोन एक बार पढ़िए, ये टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है. सर आप भी बताएंगे उसके बारे में. मैं मोस्टली तभी डिस्कस करूंगा अगर किसी को पढ़ने के बाद प्रॉब्लम आएगी. अगर सबको समझ में आ गया, मतलब किसी एक को भी प्रॉब्लम हुई तो डेफिनेटली आई डिस्कस. ओके सर. ठीक है, तो ये हो गए हमारे कांस्टेंट लेट. अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप. सो इफ यू वांट टू राइट डाउन, मतलब कुछ चीजें आप लोग लिख लीजिए. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप. सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में 4 तरह के स्कोप्स होते हैं, बट व्हाट वी विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट इज 3 ऑफ देम. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ सारे चारों कौन से होते हैं. ब्लॉक स्कोप, ठीक है, देन देयर इज फंक्शनल स्कोप, GFG, फंक्शनल स्कोप, देन देयर इज ग्लोबल स्कोप, एंड एट द लास्ट देयर इज मॉड्यूल स्कोप. मॉड्यूल स्कोप की मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो मैं बात करूंगा रिएक्ट की स्टार्टिंग में. ठीक है, मॉड्यूल स्कोप्स की बारे में मैं रिएक्ट की स्टार्टिंग में बात करूंगा. तो अभी के लिए हमारे लिए है ये 3 स्कोप्स. ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्कोप. ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं स्कोप वो जगह है जहां पे, हाँ जी शीतल, कोई डाउट? ठीक है, so basically see what scopes are. So scope is nothing but scope is the place, yeah, scope is the, क्या बोलेंगे, scope is that area of the program. Scope is that area of the program where a variable is accessible. Where a variable is accessible. ठीक है, ये होता है स्कोप. यानी स्कोप उस प्रोग्राम का वो एरिया है, या स्कोप प्रोग्राम का वो एरिया है जहां पे एक वेरिएबल एक्सेसिबल होता है. राइट, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, अब से मैं वॉर का यूज नहीं करूंगा, बट स्कोप में वॉर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वॉर को बार बार लाऊंगा. बट कीप दिस इन माइंड, जब आप रियल टाइम प्रोग्राम्स लिखेंगे तो अब आप वॉर अवॉइड करके लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करिए. ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर यू. सो लेट्स से वॉर a इक्वल्स टू 10. यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ. लेट्स से कुछ भी है वो फंक्शन, व्हाट डज दिस इज. लेट्स से फंक्शन है चेक इज इवन. वो नंबर इवन है या नहीं वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो a पे ही चेक कर रहा है. तो रिटर्न कर रहा है लेट्स से a मॉड्यूलो 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 0. ठीक है, कॉल कर दिया आपने मान लीजिए बाद में. ठीक है, दैट्स अनदर थिंग. इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का टाइप क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? बूलियन बूलियन सर, ट्रू होगा। है ना, ट्रू तो बेसिकली वैल्यू हो गई, बट टाइप है बूलियन. राइट, सो द टाइप इज बूलियन. कैन आई से कि ये वेरिएबल जो यहाँ डिफाइंड था, व्हिच वाज डिफाइंड ऑन लाइन नंबर 5, वो लाइन नंबर 8 पे भी एक्सेसिबल है? कैन आई से दिस कि जो लाइन नंबर 5 पे डिक्लेयर था वो 8 पे भी एक्सेसिबल है? हाँ सर। राइट, तो बेसिकली द स्कोप ऑफ द वेरिएबल a इज ग्लोबल. क्या स्कोप हो गया वेरिएबल a का? वेरिएबल a का स्कोप हो गया ग्लोबल स्कोप. कैसे? बिकॉज ये वेरिएबल आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम में ही एक्सेसिबल है. राइट, चाहे आप उसको यहाँ पे एक्सेस करें या चाहे जहां डिस्कस एक्सेस करें. राइट, चाहे प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के सॉरी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, इफ के अंदर, फॉर के अंदर, आप हर जगह उसको एक्सेस कर सकते हैं. राइट, तो इसका स्कोप हो गया ग्लोबल. ग्लोबल का क्या मतलब होता है? ग्लोबल इन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में ग्लोबल का मतलब होता है विच एग्जिस्ट अक्रॉस द ग्लोब, जो पूरी दुनिया में है. तो यहाँ पे ग्लोबल का मतलब है जो पूरे प्रोग्राम में है. ठीक है, तो वेरिएबल a इज एक्सेसिबल ऑल थ्रू आउट द प्रोग्राम, इसलिए इसका स्कोप है ग्लोबल. नाउ कम्स अनदर पार्ट. वेरिएबल b equals to 10 and let's say instead of checking is even, ये प्रोग्राम क्या करता है? लेट्स से ये चेक करता है कि whether b is a factor of a. So let's call it is factor, whether b is a factor of a. तो हम क्या चेक कर लेंगे? सिंपली इफ a मॉडुलो b अगर 0 है, मतलब a b से पूरी तरह डिविजिबल है, तो इट इज अ फैक्टर. रिजल्ट तो फिर भी बूलियन ही रहेगा. राइट, यहाँ पे आप b एक्सेस कर पाओगे? यस और नो? यस सर. क्यों कर No, पाएंगे? नो सर। अच्छा, No, जो लोग sir. यस बोल रहे हैं वो बताएं क्यों कर पाएंगे, और जो नो बताएं वो बताएं क्यों नहीं कर पाएंगे. पैर फंक्शनल स्कोप है. सर मतलब जो वो फंक्शनल फंक्शन के अंदर यूज करने पर भी
बाहर आप एक्सेस कर सकते हो। आपका जवाब क्या है, यस और नो? यस, ओके, और वो क्यों है? वेयर एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के बाहर, इसलिए वो फंक्शनल स्कोप है। मतलब आपका जो आप कहना चाह रहे हो वो शायद सही है, बट आपका जो बोल रहे हो वो गलत है। तो लेट्स सी पहली चीज की क्या एक्सेसिबल है या नहीं है। बी इज नॉट डिफाइंड, बी डिफाइंड नहीं है। इसका रीजन जानते हो आप लोग क्या है? क्योंकि भले ही वॉर कीवर्ड से जो आप डिक्लेयर करते हो वो टॉप ऑफ द फाइल पे चला जाता है, बट वो होता है सिर्फ ब्लॉक स्कोप में। और ज्यादातर लैंग्वेजेस, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ दो तरह के स्कोप एग्जिस्ट करते हैं, विच इज ब्लॉक स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। जावा में, सी प्लस प्लस में, ज्यादातर जगहों पे, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में एक थर्ड काइंड ऑफ स्कोप एग्जिस्ट करता है, विच इज फंक्शनल स्कोप। और फंक्शनल स्कोप में इवन द वॉर हैज नो अथॉरिटी टू गो आउटसाइड द फंक्शन। वॉर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने फंक्शन के बाहर चला जाए। तो यस, बी विल नॉट बी एक्सेसिबल। बट अगर मैं यहीं पे लगा दूं console.log b, यहां से हटा दूं या रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हटा रहा हूं ताकि आपको दोबारा से एरर ना देखने को पड़े। अब देखिए, अब मिलेगा अनडिफाइंड, यानी यहाँ पे होस्टिंग तो हुई बट टॉप ऑफ द फाइल पे नहीं, टॉप ऑफ द फंक्शन पे हो गई। मतलब एक तरह से ये डिक्लेरेशन यहां चली गई, ना कि लाइन नंबर 1 पे। तो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड फंक्शनल स्कोप। जब कोई वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड होता है लाइक दिस, चाहे वो वॉर ही क्यों ना हो, जिसके केस में जैसा आप सभी लोग बोलते हैं होस्टिंग हो जाती है, राइट। और लेट और कॉन्स्ट को दुनिया बोलती है होस्टिंग नहीं होती, बट ऐसे होस्टिंग हो जाती है, वो टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है, वो अलग चीज है, ठीक है। बट अभी के लिए वॉर आप समझिए होस्टिंग होती है, बट डिस्पाइट बीइंग होस्टेड वो टॉप ऑफ द फाइल पे नहीं गया, वो सिर्फ फंक्शन के टॉप पे गया। एंड दिस इज द नेचर ऑफ फंक्शनल स्कोप, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। और अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज फंक्शनल स्कोप। सो एनीथिंग व्हिच इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन ही फंक्शन के अंदर लिखी गई हो, वो फंक्शनल स्कोप का पार्ट होता है, ग्लोबल या और किसी भी स्कोप का नहीं, राइट। विच इज डिफाइंड, डिफाइंड से मेरा मतलब है डिक्लेयर्ड, ठीक है। जो भी चीज आपकी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगी, वो अगर होइस्ट भी होगी, राइट, वो अगर होइस्ट भी होगी तो फंक्शन के अंदर ही होगी, फंक्शन के बाहर नहीं जाएगी। रिमेंबर, सो दैट्स द मेजर रीजन इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्कोप, ठीक है। दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल स्कोप कि एनीथिंग इवन इफ इट होइस्ट टू द टॉप, राइट। आई बात समझ में? आयुष, डाउट है? ये सर हमने पहले एग्जांपल में देखा कि वेर को हम ग्लोबल स्कोप में भी यूज कर सकते हैं, देन हमने देखा कि उसे हम फंक्शन में यूज करेंगे तो उसका फंक्शनल स्कोप होगा। तो सर हम Correct. बोलेंगे क्या कि वेर कीवर्ड जो है वो ग्लोबल स्कोप है या फंक्शनल स्कोप है? वैर कीवर्ड कुछ नहीं है, मैंने क्या डेफिनेशन दी आपको। स्कोप इज दैट एरिया ऑफ द प्रोग्राम जहां पे वेरिएबल एक्सेसिबल है, ठीक है। यहाँ पे जो वार डिक्लेयर्ड है ए, इसका स्कोप ग्लोबल है। स्कोप क्या होता है, देखिए, अगर मैं सिंपल अगर आपको लैंग्वेज में समझाऊं, स्कोप वो जगह है जहां पे एक वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आप अगर एक स्टूडेंट हो, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का केस ले लीजिए, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो, आप फैकल्टी क्वार्टर्स में एंटर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एंटर फैकल्टी क्वार्टर्स, राइट। आप लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में एंटर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर यू। आप पीएचडी स्कॉलर्स के जो हिस्से होते हैं, वेयर दे लिव, वेयर दे ऑपरेट, वहां नहीं जा सकते। यू कैन नॉट एंटर द स्कॉलर्स लैब। आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, वो स्कोप है आपका, राइट। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक नॉर्मल इंसान होने के बजाय कि मतलब नाते से आप किसी अनजान इंसान के घर में नहीं घुस सकते हो, दैट्स योर स्कोप, राइट। आपका स्कोप है, जैसे हम बोलते हैं ना इसका क्या स्कोप है, तो स्कोप बेसिकली इज काइंड ऑफ अ लिमिटेशन कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, राइट। हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है ना। तो स्कोप का क्या मतलब होता है कि आप कहाँ कहाँ पे एंटर कर सकते हो। सो स्कोप इज दैट थिंग, वो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। जैसे अगर एक यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जो टीचर का स्कोप है वो क्या है, ही कैन गो टू योर हॉस्टल्स एज वेल, वो आपके रूम में भी आ सकते हैं बिकॉज दे आर टीचर्स, दे आर प्रोफेसर्स, वो अपने घर भी जा सकते हैं। बट बीइंग अ स्टूडेंट आप अपने हॉस्टल में तो जा सकते हो, बट आप उनके फैकल्टी क्वार्टर्स में या फैकल्टी अपार्टमेंट्स में नहीं जा सकते हो, यू आर नॉट अलाउड टू, राइट। तो स्कोप है बेसिकली वो एरिया या वो लोकेशन या वो स्पेस जहां पे आप एक्सेस कर सकते हो जिस चीज को, और जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल ए है, ये इस फंक्शन के अंदर जा सकता है, इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। बट जो वेरिएबल बी है, सिंस इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, वो फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट। वो फंक्शन के बाहर कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इसका स्कोप अलग है, इसका कुछ भी वॉल, लेट और कॉन्स से लेना देना नहीं है। वॉल, लेट और कॉन्स से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो जस्ट होस्टिंग को बताते हैं कि होस्टिंग होगी या नहीं होगी, सिंपल। होस्टिंग होती हर केस में है, बट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं कह रहा हूं नहीं होगी लेटर कॉन्स्ट में, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट होती तो है ही है, राइट। बट कंसीडर इट कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। तो बट कंसीडर इट लाइक दिस कि जो आपका वॉर लेटर कौन से, हाँ, एज आई वाज टेलिंग, वॉर लेटर कौन से, उनका मतलब नहीं है कि स्कोप क्या है क्या नहीं है।
कहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया वो चीज, यानी वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। क्या वो बाहर डिक्लेयर्ड है किसी भी फंक्शन, किसी भी फॉर, किसी भी इफ से, ठीक है, या वो किसी फंक्शन, किसी फॉर या किसी इफ के अंदर डिक्लेयर्ड है, या वो कहाँ डिक्लेयर्ड है, वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। एकदम इसको रूल मान के चलिए, वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। अभी के लिए ये डेफिनेशन भी आगे बदल जाएगी, जब मैं आपको ऑब्जेक्ट में बाइंडिंग्स वगैरह बताऊंगा ना तो वो भी बदल जाएगी। बट वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड प्राइमरली, ठीक है, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, प्राइमरली आई यूज द टर्म प्राइमरली डिसाइड्स स्कोप, ठीक है, ये डिसाइड करता है उसका स्कोप क्या है। आगे चल के जब आप अभी और भी बाइंडिंग वगैरह देखेंगे तो ये डेफिनेशन बदलेगी थोड़ी सी, ठीक है, बट अभी के लिए इसको ऐसा समझिए कि ये जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया वो डिफाइन करता है कि उस वेरिएबल का स्कोप होगा क्या होगा, ना कि वो वॉर है, लेट है या कौन सा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है। अंकित आपका क्या डाउट है? ये सर अब समझिए सर। हाँ जी। It will be same with the arrow function. एरो फंक्शन, यस, एरो फंक्शंस में भी सेम ही होगा। एरो फंक्शन में द ओनली थिंग व्हिच चेंजेस इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड। अगेन वेट फॉर बाइंडिंग, यूज बदल जाएगा, दिस कीवर्ड का स्कोप बदल जाएगा। एक्चुअली स्कोप नहीं, बट दिस की डेफिनेशन बदल जाएगी यारों में, ठीक है। तो बट उस पे हम आएंगे, दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो ठीक है, ये सबको समझ में आया। सो दीज काइंड ऑफ स्कोप्स आर बेसिकली कॉल्ड एज लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। ये जो तीनों चारों स्कोप है, चौथा मैंने लिखा नहीं है मॉड्यूलर स्कोप, ठीक है, ये होते हैं, इनका एक कॉमन टर्म है लेक्सिकल स्कोप। नॉन लेक्सिकल स्कोप क्या है उस पर भी हम आएंगे, बट अभी के लिए आप लेक्सिकल स्कोप समझिए। इनको हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, ठीक है, सिंपल। अब लेक्सिकल स्कोप की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है उसको समझना है, विच इज द लुकअप प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करेगा? जब आपने यहाँ पे कॉल किया इज फैक्टर, अभी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से हटा देते हैं, आपने कॉल किया इज फैक्टर, ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा? ठीक है, सबसे पहले जाएगा इसके अंदर वेरिएबल बी इक्वल टू 10 डिक्लेयर हो जाएगा, रिटर्न ए मॉड्यूलो बी, ये ए को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले कहां देखेगा? इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट बिट इन द लाइन 7 टू 10, वो सबसे पहले 7 टू 10 में ढूंढेगा क्या कहीं पे ए डिफाइंड है। अगर ए डिफाइंड है तो यूज कर लो, बट क्या 7 टू 10 के बीच में ए डिफाइंड है या नहीं है? बताइए। नहीं है। नहीं है, तो अगर डिफाइंड नहीं है तो वो इससे बाहर चला जाएगा। बाहर मतलब बाहर क्या है? बाहर मतलब यहाँ पे वो ग्लोबल स्कोप ही है बेसिकली, है ना। बाहर क्या है? बाहर ग्लोबल स्कोप है, तब वो बाहर ढूंढेगा, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इसका नाम बी की जगह इस फैक्टर ही रख देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। चलिए, कौन मुझे बताएगा इस फंक्शन को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है, सिंपल, कुछ ज्यादा है नहीं। Object dot is factor, sir. करेक्ट, obj डॉट इज फैक्टर, और इसके आगे जब मैंने लगाया पैरेंथेसिस तो ये फंक्शन हो गया कॉल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा हुआ ये कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा और जिससे पूछूं वही जवाब देगा, ठीक है, तो ओपनली आंसर नहीं इस बार, ठीक है। अगर मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग obj डॉट इज फैक्टर, ठीक है, आदित्य आप बताओ इसका रिजल्ट क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे? आदित्य देर? चलिए कोई नहीं, किसी और से पूछते हैं। Let's see. Vaibhavi, do you want to answer this? Interesting. Sahil, do you want to answer this? हाँ जी, हाँ ये कोड है ना। बताइए बताइए साहिल, आई एम वेटिंग। श्योर, शशांक आप बताइए। हेलो हाँ शशांक। सर, इसका आंसर ट्रू आएगा? नहीं,
तो ये इसीलिए मैंने पूछा। लेट मी शो यू इसका जवाब क्या होगा। ये क्या दिख रहा है यहाँ, फंक्शन इज फैक्टर, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है मैं बता देता हूँ व्हाट इट इज ट्राइंग टू से हियर, कि जो आपने प्रिंट किया है वो एक फंक्शन है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग इसको नहीं समझते। मैंने इसके आगे पैरेंथेसिस लगाई नहीं लगाई, जब तक मैंने इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाई है तब तक मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। फंक्शन कॉल सिर्फ तब होता है जब आप उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हो। हाँ, अब इसका आंसर ट्रू है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जब तक मैंने इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाई है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेफर इज कि obj डॉट इज फैक्टर है क्या। तो क्या है obj डॉट इज फैक्टर, वो फंक्शन ही तो है, राइट? ये सबको समझ में आया? ये चीज मैंने डिस्कस नहीं की थी, इसलिए अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब तक आप इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगा देते हो लाइक दिस, तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। यू आर जस्ट Sir, hello? रेफरिंग टू दैट फंक्शन। हाँ जी, तो यहाँ पर इज फैक्टर सर ऑब्जेक्ट है क्या सर? इस फैक्टर एक फंक्शन है। ये देखिए ना, इस फैक्टर के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, सर यहाँ पर जो कॉल करवाए हैं इज फैक्टर, तो यहाँ कॉल किया ही नहीं मैंने अभी। तो कॉल तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लग जाएगा। कॉल किया ही नहीं है मैंने अभी। ओके सर, ओके। इट इज सेम एज कि जब आप obj.a को लिखते हो तो obj.a आपको 10 देता है ना। तो जब अब आपने इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। जब मैंने obj.is फैक्टर लिखा तो इस फैक्टर क्या है, a की वैल्यू मिली थी ना आपको 10, इस फैक्टर की वैल्यू क्या है, फंक्शन ही तो है। हाँ, जब आप इसके आगे पैरेंथेसिस लगा देते हो तब आपने इसको कॉल किया, तो अब रिजल्ट मिलेगा ट्रू। तो सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ। तो सर यहाँ पर a इक्वल टू 10 यहाँ पर मान लिया है, कंसीडर सर कीजिए। हाँ। और यहाँ पर नीचे इज फैक्टर के नीचे a इक्वल टू b माना हुआ था। सर यहाँ पर जो कॉल करवा रहा हूँ मैं, तो a सर इक्वल टू ये b कहाँ पे माना हुआ है मैंने? नहीं सर, a इक्वल टू 10 माना हुआ है ना सर, उसके बाद नीचे फंक्शन माना हुआ है इज फैक्टर। हाँ। लाइन नंबर 9 सर। हाँ, उसके नीचे var v माना हुआ। तो यहाँ पर जब मैं रिटर्न करवा रहा था वैल्यू, जब मैं रिटर्न एज मॉड्यूलो b लिया, हाँ। तो यहाँ जो प्रिंट करवा रहा था, तो जब मेरा प्रिंट होने के बाद इज फैक्टर प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर करने का मतलब सर किसको मैं कॉल करूंगा सर यहाँ पर, इज फैक्टर को या तो फिर बी को सर? नहीं, आप इस फैक्टर को कॉल कर रहे हो ना। आपने किस फंक्शन को कॉल किया, आपने इस सर फैक्टर इज फंक्शन को फैक्टर कॉल के किया। नीचे जो फंक्शन दिया सर, एक मिनट, लाइन नंबर सर 9 to 11 के बीच में सर। हाँ, तो हाँ। यहाँ इज फैक्टर के अंदर में सर बी वेरिएबल माना हुआ था सर, ए का कोई अभी जरूरत नहीं है इसका मतलब? नहीं, a की जरूरत है ना रिटर्न में भाई। जब आप इसको कॉल कर रहे हो इस फैक्टर को, तो आपको ये लाइंस तो एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी ना। हाँ तो वही सर, वही प्रॉब्लम हो रहा सर। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो समझ में नहीं आ रहा था सर, का मतलब वेरिएबल बी माना हुआ है, उसके ऊपर ए दिया हुआ था, तो रिटर्न में ए इक्वल टू, तो पढ़ना है कहाँ से, मतलब रीडिंग जब फंक्शन रीड करेगा तो 9 से, मतलब लाइन नंबर 9 से रीड करेगा ना सर? एग्जैक्टली तो जब इसने देखिए सबसे पहले रिटर्न ए मॉड्यूलो बी किया, ठीक है, यहीं आ रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने इस कोड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है। ठीक है, जब आपने लिखा है रिटर्न ए मॉड्यूलो बी, सबसे पहले इसे मिलेगा ए। ये ए ढूंढने की कोशिश करेगा इस फंक्शन के अंदर। ए है इस फंक्शन के अंदर, बताइए। नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं, जब नहीं मिला ए तब ये इसके बाहर जाएगा। और बाहर कहाँ, बाहर जाएगा ऑब्जेक्ट में, है ना? क्या इस ऑब्जेक्ट में ए है? जी सर। है ना? तो ये इस ए को रेफर करेगा। तो इस पे आपसे कोई क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि क्या ये वाला ए एक्सेस हो रहा है या ये वाला ए एक्सेस हो रहा है। जवाब होना चाहिए ये वाला ए एक्सेस हो रहा है ना? तो यहां से इसने ए की वैल्यू ली 10, फिर आया मॉड्यूलो तो मॉड्यूलो ही है, फिर आया बी मिल गया इसको। तो 10 मॉड्यूलो 10 इक्वल 0, हाँ ट्रिपल इक्वल्स टू 0 है, डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो रिटर्न कर देगा ट्रू। और रिटर्न कहाँ होगा, रिटर्न वहां होगा जहां से आपने इसे कॉल किया। कॉल कहाँ किया, कॉल यहाँ किया। सर एक मिनट सर, एक क्वेश्चन और सर। हाँ, यहाँ पर एज अभी आपने बोला था थोड़ा देर पहले सर कि यहाँ पैरेंथेसिस लगा दूंगा तो कॉल हो जाएगा सर, और पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा सर, हाँ। तो उसको क्या कहेंगे सर हम लोग? उसको आप बोलोगे ये फंक्शन डेफिनेशन है। जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, ये फंक्शन की डेफिनेशन प्रिंट हो रही है। या ऐसा बोल सकते हो आप कि फंक्शन का रेफरेंस प्रिंट हो रहा है। थैंक यू सर। सलमान बताइए। सर ये पूछना था, जैसे इंटरप्रेटर जो वर्क करता है वो स्टार्ट से ऊपर से नीचे करता है, करेक्ट। तो इसमें जो आप बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा, मैंने मतलब बोला था फंक्शन ना पे कॉल कि करेगा जब उसके भी बाद ओबीजे। आपके फंक्शंस जो होते हैं दे हैव द पावर। मैंने क्यों बोला था ये कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, क्योंकि फंक्शंस, लूप्स, इफ, इनमें वो पावर होती है कि वो कंट्रोल या इंटरप्रेटर जिसे आप बोल रहे हो उनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नहीं, आप ये बोल रहे हो कि मतलब यहाँ पे ए नहीं मिला तो वो ऊपर गया, हाँ सर, ये फिर उस ऊपर चीज को रेफर कर रहे हो। हाँ, तो वही उसी पे मैं आ रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट है ये, कि ये जब ये कॉन्सेप्ट है आपका लेक्सिकल स्कोप का, कि इसने सबसे पहले ए ढूंढने की कोशिश की अपने फंक्शन में कि क्या कहीं पे डिफाइंड है।
तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लुकअप। मैंने लुकअप का नाम नहीं लिया आज तक, बट लेट्स कॉल इट लुकअप। ठीक है, लेट्स कॉल इट लुकअप। ठीक है, थैंक्स प्रेमदास, थैंक यू। या इसको हम बोलते हैं लुकअप, राइट। तो लुकअप क्या होता है बेसिकली कि लुकअप, देखिए अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इस पे वापस आएंगे। ठीक है, तो अभी भी तो सोचिए, जब आप यहाँ पे 20 लाइन नंबर पे console.log में a को एक्सेस कराने की कोशिश कर रहे हो, तब भी तो आप ऊपर ही देख रहे हो ना भाई। a कैसे मिला आपको, यहाँ पे a10 प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि इसने ऊपर ही देखा ना उसको। तो दैट इज नॉट कि कंट्रोल ऊपर चला गया, इस केस में कंट्रोल ऊपर नहीं गया है, आप कंट्रोल को और स्कोप को कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल एंड स्कोप। कंट्रोल क्या है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, कि पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, दैट इज कंट्रोल। लुकअप क्या होता है कि जब आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको लग रहा है बेसिकली कि ये ऊपर गया, पर वो ऊपर नहीं गया। देखिए ये हुआ क्या, जब कंट्रोल इन दो लाइंस को चलाएगा, अभी सिर्फ इन दो लाइंस की बात करते हैं। वैसे मैं इस चीज की डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूँ बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंपाइलर डिजाइन का पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, बट ठीक है। तो const इक्वल टू 10, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये क्या करेगा, ये a नाम की एक मेमोरी क्रिएट करेगा, है ना। a नाम की एक मेमोरी लोकेशन का नाम दे देगा a, और उस मेमोरी लोकेशन में ये 10 को स्टोर करा देगा। फिर जब आएगा console.log a, है ना, तो ये ऐसा नहीं कि वो ऊपर देख रहा है, वो ऊपर नहीं देख रहा है वो। ठीक है, आप ये मत समझिए कि वो ऊपर चला गया, वो इस मेमोरी लोकेशन को सर्च करेगा। आपके लिए वो लिखा ऊपर है। ठीक है, लिखा ऊपर होने का असर क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट बीइंग रिटन अपवर्ड्स। ठीक है, ऊपर लिखा है, उसका इफेक्ट ये है कि वो पहले से मेमोरी में प्रेजेंट होगा, क्योंकि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी ना, लाइन नंबर 18 पहले एग्जीक्यूट होगी लाइन नंबर 20 से। तो इसकी वजह से ये होगा कि आपकी मेमोरी में सेव हो गया, है ना। बट जब लाइन नंबर 20 में आप ए को एक्सेस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वो मतलब ऊपर देख रहा है, इट्स नॉट दैट ऊपर देखना, इट्स मोर अबाउट कि वो इस मेमोरी में देखेगा जाके, जो पहले से डिक्लेयर्ड है, ऐसा है। और जब हम अपने अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, वहां पे समझा देता हूं मैं हाउ इट इज वर्किंग। जब आप यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना कि बाहर, तो मैं बोल रहा हूँ बाहर देख, ये नहीं बोल रहा हूँ ऊपर देखना। ऊपर देखना और बाहर देखने में अंतर है। पहले होता है, सबसे पहले जब यहाँ पे ए एक्सेस हुआ, तो वो फंक्शनल स्कोप में इसको सर्च करेगा कि फंक्शन में डिफाइंड है या नहीं। फंक्शनल स्कोप की खुद की एक मेमोरी बनी, ऐसे समझिए कि जो वेरिएबल्स हैं उनको एक फंक्शनल स्कोप से एसोसिएट किया गया। अब वो स्कोपिंग कैसे होती है मेमोरी में, उसमें नहीं जाऊंगा, वो दैट इज अ रियली रियली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। ठीक है, उसमें हैशिंग और बहुत कुछ होता है। ठीक है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, मतलब पूरी एक दो क्लासेस मुझे फिर वही बताने में लग जाएंगी, कंपाइलर डिजाइन वगैरह बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा उसमें। ठीक है, बट अभी आप इसको ऐसे समझिए कि वो ऐसा नहीं कि वो ऊपर देखता है, वो बाहर देखता है। इन दोनों वर्ड्स को अगर आप साथ में नहीं लोगे ना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो सबसे पहले वो फंक्शनल स्कोप की मेमोरी में चेक करेगा, इसकी एक खुद की मेमोरी एसोसिएट होती है, आप ये समझिए, इसके साथ एक खुद की मेमोरी एसोसिएट हुई। पहले उसने इस एसोसिएटेड मेमोरी में चेक किया, है ना, उसको यहाँ मिल गया, वेल एंड गुड। नहीं मिला, ए डिफाइंड ही नहीं है इसमें, फिर वो क्या करेगा, जो इस ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी है उसमें चेक करने की कोशिश करेगा कि क्या यहाँ डिफाइंड है। हाँ, तो यहाँ डिफाइंड है, मिल गया। अगर मान लीजिए ये सी होता है एक जगह, तो इसको ए यहाँ पे भी नहीं मिला, तब वो ग्लोबल स्कोप की मेमोरी में देखेगा। तो ऐसा नहीं कि वो एग्जीक्यूशन ऊपर जा रहा है, एग्जीक्यूशन ऊपर नहीं जा रहा है, या कंट्रोल या इंटरप्रेटर ऊपर नहीं जा रहा है, वो लुकअप बाहर जा रहा है बेसिकली, या आप कह सकते हो लुकअप ऊपर जा रहा है, वॉट एवर यू वांट टू से। वो लुकअप एंड एग्जीक्यूशन दो अलग चीजें हैं। लुकअप क्या होता है कि कहाँ वेरिएबल को सर्च किया जा रहा है, वो ऐसा नहीं कि कंट्रोल खुद ऊपर चला गया, कंट्रोल ऊपर नहीं गया, कंट्रोल तो अभी भी वही है। ठीक है, जब आप रिटर्न ए मॉड बी करते हो, तो कंट्रोल यहीं रुक गया, क्योंकि कंट्रोल ए को नहीं ढूंढेगा। ठीक है, इट्स नॉट द वर्क ऑफ योर इंटरप्रेटर टू सर्च फॉर ए। ठीक है, वो इंटरप्रेटर का काम नहीं है कि ए को ढूंढना, वो तो एक्चुअली में मेमोरी में ढूंढ रहा है ना। तो कंट्रोल खुद ऊपर नहीं गया है, राइट। इट्स जस्ट द स्कोप कि जहां पे चेक किया जा रहा है कि क्या वो फंक्शनल स्कोप में डिफाइंड है, क्या वो ऑब्जेक्ट में डिफाइंड है, या वो ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड है। ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस। सलमान, ये समझ में आया? यस सर। सर एक चीज और, ये जो आपने वेरिएबल ऊपर हमने करा वेर 8 है, अगर हम उसको 14 लाइन पे करेंगे तो क्या एरर आएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा ना। देखिए, अनडिफाइंड मॉड्यूलो बी है। ठीक है, देख लीजिए, इसको कॉल कर देता हूँ, अभी तो ये कॉल्ड ही नहीं है। ट्रू आएगा बिकॉज ए अभी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ए तो स्टिल अनडिफाइंड ही रहेगा ना। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेट्स से प्रिंट कराता हूँ, नहीं, अनडिफाइंड क्यों होगा, डिफाइन हो चुका है ना, दैट्स थिंग, डिफाइन हो चुका है, अनडिफाइंड नहीं होगा अभी भी 10 ही आएगा। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि जब ये ऊपर से नीचे जाएगा ना, तो ये फंक्शन डेफिनेशन भी तो रीड होती है। मतलब फंक्शन डेफिनेशन में जितने भी, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हाउ जावास्क्रिप्ट एंड अदर लैंग्वेजेस वर्क। जब ये फंक्शन इस फैक्टर को एलोकेट हो रहा है ना, तो उसी समय पे एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, इसीलिए मैं बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट इज नाइदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रेटेड, मतलब सॉरी,
is both compiled and interpreted. गलत बोल गया मैं, is both compiled and interpreted because जावास्क्रिप्ट का कोड सबसे पहले एक बाइट कोड के इंटरमीडिएट लेवल पे जाता है जहां पे इन सारी मेमोरी एलोकेशंस वगैरह हो जाती हैं। तो इस टाइम पे जब आप इस चीज को करोगे ना, तो देखिए ऑल्दो आपका वेरिएबल ए यहाँ डिक्लेयर्ड है, यहाँ तक आपने ए की वैल्यू नहीं दी थी, दैट्स ट्रू, बट आप फंक्शन कॉल कहाँ पे कर रहे हो? इस लाइन पे कर रहे हो, लाइन नंबर 18 पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, है ना बात? पर उससे पहले तो ए डिक्लेयर हो चुका है ना, तो इट विल बी डन। यस सर। चल काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ, जनरली ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते, बट मैं खुद भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। देखिए अनडिफाइंड हो गया बिकॉज अब ए बाद में डिक्लेयर्ड है, तो अब इस लाइन तक पहुंचने तक ए की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। ऑल्दो होस्टिंग हुई, होस्टिंग की वजह से वेर वार ए यहाँ पे पहुंच गया है, तो अब ए हो गया है आपका अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड मॉड्यूलो का कोई सेंस ही नहीं है, रिजल्ट है फॉल्स, राइट? इसको वापस पहुंचा देता हूँ मैं। तुषार क्या डाउट है आपको? सर आपने ये जो मेमोरी लोकेशन का बताया सर, थोड़ा मुझे उससे रिलेटेड थोड़ा सा डाउट है सर। हाँ पूछो। सर ये जो हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं वो एक रजिस्टर में स्टोर होता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या सर कि वो एक तरीके से क्यू बना रहे हैं, मतलब हाँ बोल सकते हो आप। एक्चुअली में इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट अगर आप उसको एक क्या बोलूंगा उसको, अगर आप उसका एक स्नैपशॉट बनाना चाहोगे ना कि वो एक्चुअली में मतलब व्हाट इज द प्रोसेसिंग, तो वो प्रोसेसिंग क्यू की तरह ही करता है, दैट्स ट्रू 100%। ओके, तो उसने जो मेमोरी लोकेशन है वहां से सर डेटा को फेच किया और उसके बाद उसको एक क्यू में स्टोर कर दिया। हाँ ओके गॉट इट, थैंक यू सर। तो मैं नेक्स्ट चीज में उस पर ही आ रहा था कि अभी तक आपने देखा लुकअप, और मैंने अभी किसी को तो एक्सप्लेन किया कि लुकअप एंड ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? लुकअप एंड द एग्जीक्यूशन इज टू डिफरेंट थिंग। एग्जीक्यूशन यहीं रुक गया, ठीक है, पर लुकअप तो पूरा ऊपर तक गया, जहां पे ए मिलेगा वहीं तक जाएगा। अब जैसे यहीं पे ए मिल गया तो यहीं रुक जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक लिफ्ट की तरह काम कर रहा है? कैन आई से दिस कि भाई सबसे पहले वो क्या करेगा, दिस फंक्शन इज लाइक अ ग्राउंड फ्लोर, ये फंक्शन एक ग्राउंड फ्लोर की तरह है कि सबसे पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पे चेक किया कि ए अवेलेबल है या नहीं है ना? यहाँ ए मिल गया, ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं मिला, हमारे केस में ए यहाँ डिफाइंड नहीं है, तो क्या वो अगले फ्लोर पे जा रहा है? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिफ्ट मॉडल, ठीक है? मतलब अगेन नॉट अ वेरी प्रोफेशनल टर्म, बट मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ही प्रोफेशनल टर्म है, बट इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं एक लिफ्ट की तरह काम कर रहा है। सबसे पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पे चेक किया, देन वो फर्स्ट फ्लोर पे गया, मिल गया, लिफ्ट वहीं रुक गई, फर्दर कोई चेक नहीं होगा। बट लेट से ये ए ना हो के सी होता, डी होता, कुछ भी होता, ए ना होता, तो वो इससे भी ऊपर चला जाता, राइट? सेकेंड फ्लोर पे चला जाता, है ना? आ रही बात समझ में आप लोगों को? सर हम लेक्सिकल स्कोप की डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं बेसिकली? मैं जब Like, नॉन simple लेक्सिकल words में। बताऊं तो लेक्सिकल स्कोप अभी के लिए आप ये समझिए, लेक्सिकल स्कोप सिंपली यही स्कोप होता है जिसमें हम अगर एक जगह चीज नहीं मिली तो उसके एक के ऊपर एक देखते चले जाते हैं, उसको हम लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। जो लिफ्ट मॉडल है, जो स्कोप बेसिकली इफ यू वांट टू से इट यू कैन से कि दैट लेक्सिकल स्कोप इज दैट स्कोप इन व्हिच वी चेक वन स्कोप आउटसाइड द अदर इफ इट इज नॉट फाउंड इन द इंटरनल स्कोप। जिसमें आपका लिफ्ट मॉडल लग जाए वही लेक्सिकल स्कोप है, सिंपल। और जिसमें लिफ्ट मॉडल नहीं लगता है, जिसमें अभी मैं बाइंडिंग्स वगैरह की बार बार जो बात करता हूँ ना, बाइंडिंग्स में आपका लेक्सिकल स्कोप ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वहां पे लिफ्ट वाला मॉडल काम नहीं करेगा, तो वो नॉन लेक्सिकल स्कोप होता है। नॉर्मली ज्यादातर लैंग्वेजेस में नॉन लेक्सिकल स्कोप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जावास्क्रिप्ट में होता है नॉर्मली, बाकी सभी लैंग्वेजेस के लिए मतलब नॉट श्योर अबाउट पाइथन, पाइथन पे ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, इट्स अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, ठीक है। जावा, सी प्लस प्लस, इन सभी में नॉर्मली जो स्कोप होता है वो लेक्सिकल स्कोप ही होता है ना? तो बट जावास्क्रिप्ट के केस में ये लेक्सिकल स्कोप है। नॉन लेक्सिकल स्कोप जब मैं आपको दिस पढ़ाऊंगा और ऑब्जेक्ट बाइंडिंग फंक्शंस पढ़ाऊंगा, एरो फंक्शन पढ़ाऊंगा, तब आप समझ जाओगे कि नॉन लेक्सिकल स्कोप क्या है। अभी के लिए जिस सिंपल समझने के लिए कि जिसमें भी लिफ्ट मॉडल लग जाए वो लेक्सिकल स्कोप है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेक्सिकल स्कोप। थोड़ा सा इसके अराउंड में प्ले करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजों पर और क्लैरिटी मिल पाए थोड़ी सी। ज्यादा तो नहीं हो गया वैसे, थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूँ अगर ज्यादा लग रहा हो तो। मतलब कोई भी ऐसा है जिसको थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा हो गई चीजें? चलिए, वेल एंड गुड, नाइस। Yes, you can say that. Lexical scope or static scope, definitely you can say that. ठीक है, तो आते हैं हम थोड़ा सा सर? एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। हाँ जी, सर थोड़ा लिफ्ट मॉडल समझाएंगे सर? आपने बोला ना लिफ्ट मॉडल, हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा ना कि लिफ्ट मॉडल, तो वो सब क्या होता है सर लिफ्ट मॉडल? लिफ्ट मॉडल देखिए कुछ नहीं है कि सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे इसको भी हटा दीजिए, ए है, सबसे पहले ये ए ढूंढने की कोशिश करेगा इस फंक्शन के अंदर,
इस फंक्शन के अंदर ए ढूंढने की कोशिश करेगा, तो ये क्या है, ये फंक्शनल स्कोप है, फंक्शन के अंदर का स्कोप हमेशा फंक्शनल स्कोप होता है, ठीक है। फंक्शन में इसको मिला, नहीं मिला, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद वहां जाएगा जहां ये फंक्शन खुद डिफाइंड है, तो वो क्या कोशिश करेगा, वो सी में ढूंढने की कोशिश करेगा, सॉरी ओबीजे के अंदर ढूंढने की, इसके अंदर पूरा ढूंढने की कोशिश करेगा, यहाँ मिला, नहीं मिलेगा, तो फिर इससे भी एक लेवल ऊपर चला गया, है ना, तो यहाँ चला गया ग्लोबल स्कोप। ये क्या है, ग्लोबल स्कोप है जो हर जगह एक्सेसिबल है। तो आप एक तरह से इसको लिफ्ट की तरह समझिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे पुलिस है, पुलिस आई, पुलिस ने सबसे पहले क्रिमिनल को ग्राउंड फ्लोर पे ढूंढा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट फ्लोर पे गया, नहीं तो सेकंड फ्लोर पे गया। यही है लिफ्ट मॉडल, कि जब तक नहीं मिल जाता हम एक एक लेवल ऊपर चलते चले जाते हैं, और ये तो सबसे ही ऊपर का लेवल है, इससे बाहर तो क्या ही जाओगे आप, है ना। ओके सर। ठीक है, तो हमने बात करी अभी तक फंक्शनल स्कोप की, अब बाकी दोनों स्कोप्स की भी, ग्लोबल स्कोप की भी बात हमने करी ली कि जो फाइल में ऐसे ओपनली डिफाइंड है वो पूरी की पूरी फाइल में ही एक्सेसिबल होंगे, उनको हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं। अब लास्ट दो नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं अपने लोकल स्कोप की। सबसे बकवास स्कोप होता है, बट ठीक है, होता तो है ही है। सर क्या बोला सर आपने, लोकल्स को? हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉक स्कोप, है ना। अच्छा ओके। हाँ, इफ a mod 10 equal 0 war b is equals to 20 console.log b, ठीक है, प्रिंट हो गया, बिकॉज a mod 10 equal 0। एक काम और करते हैं, इसका console.log बाहर कराते हैं, क्या आएगा रिजल्ट, कोई बता सकता है मुझे। सर अनडिफाइंड आएगा, बी इज नॉट। अनडिफाइंड आएगा पक्का। हाँ सर। नो सर, और कोई कुछ कहना चाहता है। एक मिनट सर, नो एक सर, मिनट सर, कोड देखो रिजल्ट सर आएगा। वापस। सर थोड़ा सा कोड दिखाएंगे। नहीं आएगा सर, 20 आएगा सर। ठीक है, 20 आएगा, सही बात है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 20 आएगा। अब क्या आएगा, मैंने mod 10 को mod 11 कर दिया, नो सर। अब रिजल्ट क्या आएगा, बी में क्या प्रिंट होगा। 21 21 कहाँ से आ जाएगा भाई, 20 अनडिफाइंड आएगा। कंडीशन जब कभी ट्रू होगी ही नहीं, जब वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, राइट, तो बी का इनिशियलाइजेशन होगा कैसे। पर सिंस इट इज वॉर, और वॉर में मैंने आपको बोला है क्या हो जाता है, होइस्टिंग हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल स्कोप ऐसा स्कोप है जो इसके अंदर की होइस्टिंग फंक्शन के बाहर नहीं जाती। ये मैंने अभी आपको दिखाया था 2 मिनट पहले, है ना, कि अगर कोई भी वेरिएबल फंक्शनल स्कोप के अंदर डिफाइंड है तो उस केस में होइस्टिंग फंक्शन के बाहर नहीं होती। पर क्या ये फंक्शनल स्कोप है, नहीं। तो इस तरह के स्कोप जो इफ से, जो फॉर से डिफाइंड होते हैं, देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट लगे ना, ये क्या लगे, ये ब्रेसेस लगे हुए हैं, राइट, तो ये क्या बन गया, जहां कहीं पे भी ब्रेस लग गया, ठीक है, एक्सेप्ट फंक्शंस, फंक्शंस आर एक्सेप्शंस, इसीलिए फंक्शनल स्कोप भी अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे मैंने सिंपली ब्लॉक एंड ग्लोबल क्यों नहीं लिख दिया, मैंने फंक्शनल लिखा है ना, बिकॉज फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट अलग तरह से ही डील करती है, राइट, फंक्शनल्स आर डेल्ट इन अ डिफरेंट वे। बट जहां पे भी फंक्शंस के अलावा इस तरह से ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डिफाइंड है, वो बन जाता है आपका लोकल स्कोप या ब्लॉक स्कोप, ठीक है। सिमिलरली सिंपली ब्लॉक स्कोप याद रखिए, लोकल भूल जाइए, फॉरगेट द टर्म लोकल, ये बन जाता है आपका ब्लॉक स्कोप, ठीक है। और ब्लॉक स्कोप की जो होस्टिंग होगी अनलाइक फंक्शनल स्कोप, वो बाहर जाएगी। तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, ऐसी भी नहीं बल्कि ऐसी हो गई। बी गया बाहर, बी बाहर गया, कंडीशन कभी ट्रू हुई ही नहीं, तो बी यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइंड ही तो रहेगा, है ना। आ रही है बात समझ, कोई डाउट इसमें किसी को कि क्यों बी अनडिफाइंड हुआ। ब्लॉक स्कोप सर। सर अगर हम वॉर की जगह पर लेट यूज करें तो हाँ वही आ रहा तो हूँ क्या मैं, होगा? वही आ रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए वॉर की जगह मैं कॉन्स्ट या लेट कुछ भी यूज कर दूं, कॉन्स्ट यूज कर दूं, लेट यूज कर दूं, आपको पता है होस्टिंग तो होगी, लेकिन वो यूज ही नहीं करने देगा आपको, एरर आनी चाहिए, बी इज नॉट डिफाइंड, राइट, बिकॉज ये लेटर कॉन्स्ट है। और अभी के लिए आप यही मान के चलेंगे कि लेटर कॉन्स्ट होस्ट नहीं होते, एटलीस्ट बिहेवियर तो ऐसा ही लगता है, भले ही वो होती कुछ और कहानी है बिहाइंड द सीन्स, बट बिहेवियर ऐसा दिखता है कि होस्टिंग नहीं हुई। तो जब होस्टिंग हुई ही नहीं और ये कंडीशन कभी ट्रू हुई भी नहीं, तो आप इसको यहाँ एक्सेस कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो बी इज नॉट डिफाइंड। अगर यहीं पे कंडीशन ट्रू हो जाए तो कुछ अंतर आएगा, अभी भी सेम ही प्रॉब्लम दिखेगी। होस्टिंग नहीं हुई ना, सिंस होस्टिंग नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, होस्टिंग नहीं हुई, तो ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। होस्टिंग नहीं होती है लेट एंड कॉन्स्ट में, एटलीस्ट बिहेवियर ऐसा ही है, ठीक है।
तो जब क्योंकि होस्टिंग नहीं हो रही है लेट और कॉन्स्ट के केस में, तो जो आपका ब्लॉक स्कोप है, दिस इज योर ब्लॉक स्कोप, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ ब्लॉक। ब्लॉक की डेफिनेशन लिख लीजिए बाय द वे इफ यू वांट टू राइट, इंटरनेट पे पता नहीं क्या डेफिनेशन मिले आपको। ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। सिंपल डेफिनेशन एकदम, कुछ हाई फाई नहीं है। ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये किसका ब्लॉक है, राइट। तो अब यहाँ पे क्योंकि लेट आपने इसके अंदर डिफाइन किया है और इसकी होस्टिंग होती नहीं है, ये आपको पता है ऑलरेडी, तो भले ही कंडीशन ट्रू है, बट क्योंकि लेट इसके अंदर डिफाइंड है, ये इसी के अंदर डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, यानी बी कभी भी बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये होता है आपका ब्लॉक स्कोप। तो 3 तरह के स्कोप्स आपने पढ़े, ब्लॉक स्कोप, फंक्शनल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। इसमें किसी को कोई डाउट है इन तीनों स्कोप्स में? सिमिलरली Okay. अगर फॉर भी होता, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फॉर ले लेता मैं, फॉर लेट i इक्वल्स टू 0, i is less than 10 and i plus plus, एंड इसके अंदर console.log i, ठीक है। और अभी मैं यहाँ i एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी i is not defined, बिकॉज ये भी क्या है, ब्लॉक स्कोप ही, राइट, इट इज ऑल्सो ब्लॉक स्कोप, है ना। ये बात सबको समझ में आ गई? एनी डाउट सो फार? क्लियर है? बताइए, क्लियर एवरीवन, यू कैन स्पीक अप। सर ओनली डिफरेंस है जो ब्लॉक स्कोप और फंक्शनल स्कोप में ये है कि अगर हम बेयर का यूज करें तो वो होस्टिंग में ब्लॉक स्कोप के ऊपर आ जाएगा, मतलब सर उनसे बाहर निकल जाएगा, बट फंक्शनल स्कोप में ऐसा नहीं होगा सर, ये हाँ, डिफरेंस है ना सर? करेक्ट कह सकते हो आप। ये अभी के लिए डिफरेंस है, अभी जब मैं आपको दिस कीवर्ड पढ़ाऊंगा ना तो और भी डिफरेंसेस आपको पता चलेंगे। थोड़ा सा एक डिफरेंस और आएगा, बट अभी तक आपकी जो नॉलेज है, हाँ अभी तक सिर्फ यही डिफरेंस है। ओके सर। हाँ जी, सबको क्लियर है या डाउट है? अब एक एक से पूछूं क्या मैं? सब लोग यस तो बोल दो एटलीस्ट। Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है तो बता दीजिए अभी, क्योंकि स्कोप में लोग कंफ्यूज होते हैं। स्कोप इज नॉट अ वेरी इजी टॉपिक, स्कोप बहुत आसान हलवा नहीं है स्कोप, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए मैं एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, मुझे खुद ही पता चल जाए। सर हेलो हाँ जी, सर, लेक्सिकल स्कोप जो है वो इन तीनों स्कोप से अलग है, मतलब नहीं ये तीनों स्कोप ही लेक्सिकल स्कोप्स हैं, इनका एक कॉमन टर्म आप समझ लीजिए लेक्सिकल वो स्कोप। मतलब काम करने का तरीका है, मतलब लेक्सिकल स्कोप जो है हाँ हाँ, कैसे काम करता है? लेक्सिकल स्कोप वही है, मैंने बोला ना कि जिस जो स्कोप में लिफ्ट मॉडल अप्लाई हो जाए, तीनों में हो जाता है, वो लेक्सिकल यस स्कोप। सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, आप लोग अभी तक जो भी मैंने बताया सब डाइजेस्ट कर पा रहे हो? मैं एक लेवल और ऊपर जाना चाह रहा हूँ, इसलिए पूछा मैंने। एक बाइंडिंग पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, और बाइंडिंग में अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सब हिल जाएगा, ये प्रॉब्लम है। ये आज डिस्कस करूँ बाइंडिंग या बाद में डिस्कस कर लूँ? बाद में डिस्कस करो सर, यही बहुत हो रहा है। बाद में बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, तो बाद में करता हूँ मैं, एक दो क्लासेस के बाद कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग में अभी तक जो आपने पढ़ा ना, ये सारी चीजें आपको वॉयलेट होती हुई दिखेंगी वहां पे। तो मतलब ऐसा नहीं कि वॉयलेट होती हैं, बट ऐसा लगता है कि वॉयलेट हो रही हैं, तो देयर इज अ स्यूडो इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा। तो वो चलिए, वो मैं बाद में आऊंगा उसमें, ठीक है। चलिए एक फिर डिस्कशन कर लेते हैं, कॉन्स्ट obj इक्वल्स टू, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है ऑब्जेक्ट्स के साथ ही होता है स्कोप में, वरना फंक्शन वगैरह सब इजी ही है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्ट के साथ। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। obj.c कॉल किया मैंने, एक बार पहले ध्यान से 2 मिनट देख लीजिए इसको। जब c कॉल हुआ मतलब ये फंक्शन कॉल किया मैंने, ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देख लिया सबने? अब जिससे पूछूं वही रिप्लाई करेगा, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगा, आपको सिर्फ बताना है कि console.log होगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आदित्य का नाम सबसे पहले है स्क्रीन पे। आदित्य आप बताइए कि लाइन नंबर 12 रिटर्न करेगी ट्रू या फॉल्स? आदित्य आज गायब है क्लास से, लीविंग। सर एक मिनट रिपोर्ट दिखोगी? हाँ 2 मिनट दीजिए। अजीत आप बताइए कि लाइन नंबर 12 ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स?
फॉल्स। ओके ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन सपोर्ट ऑफ ट्रू? रेज हैंड्स। कितने लोगों को लग रहा है रिजल्ट ट्रू आएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। कुछ सही या गलत नहीं है, मैं कहीं नहीं रहा हूं कि ट्रू सही है या गलत है। अच्छा कितने लोगों को लग रहा है फॉल्स? रेज हैंड्स कि इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो बाकी लोग जिन्होंने रेज नहीं किया उनका मैं ट्रू एज्यूम कर लूं, क्योंकि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रिपल इक्वल टू लगा है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर है, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। ट्रू या फॉल्स कुछ तो रिटर्न करेगा ही करेगा ना। मनाश आपको क्यों लग रहा है रिजल्ट ट्रू होगा? अच्छा नहीं, फॉल्स ही लग रहा है। मनाश इज अ लेजी बॉय है मनाश? यस सर। बाकी लोगों का क्या कहना है? बाकी लोगों को लगता है ट्रू आएगा। प्रथमेश ट्रू आएगा रिजल्ट? हाँ जी। बट सर मैंने सर्च किया था, इधर दिस कीवर्ड यूज करना चाहिए। अरे दिस कीवर्ड को आप छोड़ दो। अभी दिस कीवर्ड में जब मैं आऊंगा ना तो और भी बहुत सारी कहानियां होंगी। अभी तो दिस कीवर्ड मैंने टच ही नहीं किया। एक क्लास पूरी की पूरी दिस कीवर्ड पे जाएगी। सर एरर आएगा। एरर आएगा? यस सर। ओके ठीक है। एरर का भी केस है, मैं सोचा ही नहीं था कि एरर भी आ सकता है। चलिए ठीक है। मंतशा ट्रू आएगा? सर एरर वालों ने हाथ ऊपर करना है ये। नहीं हेलो? आपको भी लगता है एरर आएगा विवेक? सर एक बार हाँ। मुझे मैंने कोड देखा नहीं सर बराबर। मैं कोड भेज देता हूँ किचन में। रन मत करिएगा, बस नहीं भेजूंगा, रन कर लोगे आप लोग। ठीक है अभी देख के बताइए विवेक, एरर आएगा? हेलो? एक सेकंड मंतशा, एक सेकंड। टाइम क्या हो गया? हाँ सर। क्यों आएगा वैसे एरर? देखो सर 20 mod 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो एरर कैसे होगा भाई? ट्रू होता है या फॉल्स रिटर्न। होता है? एरर थोड़ी होता है। हाँ मतलब सर फॉल्स। हाँ मंतशा आपको क्यों लग रहा है ट्रू आएगा? चलिए और लोगों से पूछते। तो शार क्यों लग रहा है ट्रू आएगा? सर ट्रू नहीं, मुझे लग रहा है सर एरर थ्रो करेगा, क्यों वैसे? क्योंकि सर बी को डिफाइन नहीं किया है ना फंक्शन के अंदर। बी को फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया, दैट्स ट्रू। बट अभी मैंने आपको लिफ्ट वाला मॉडल बताया था राइट, लेक्सिकल स्कोप का। बट यस एरर ही आएगा। यस आपको ये बताएगा मुझे एरर क्यों आएगा? सर क्योंकि हमने कांस्टेंट लिया है, कॉन्स्ट ए दोबारा डिक्लेयर किया है। वो तो एरर है ही नहीं। एरर देखिए क्या है, पढ़िए एरर। बी इज नॉट डिफाइंड। सर ए और बी के है। लिए हाँ जी सर ए बताइए। और बी के लिए हमने कोई वेरिएबल लिया नहीं इसलिए। नहीं ए के लिए तो वेरिएबल है, बट बी के लिए वेरिएबल बी इसको नहीं एक्सेस हो जाना चाहिए था। सर बी के बिकॉज लिए सर कोई वेरिएबल कॉन्स्ट नहीं इज द थी। ब्लॉक। बी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप बी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, बट बी को एक्सेस ब्लॉक्स करने के लिए ब्लॉक यहाँ पे वेरिएबल आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट डॉट बी। आएगा या नहीं आएगा? फॉल्स आएगा सर। नाउ दिस इज करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये क्यों हुआ? इसीलिए मैंने ये केस लिखा था पर्टिकुलरली। जितने पॉसिबल केसेस हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कवर हो जाएं। बट क्यों बी नहीं एक्सेसिबल हुआ? क्यों ओबीजे डॉट बी लिखना पड़ा? सर अभी जब आपने बिकॉज जब आप सर समझा रहे थे सर कॉन्स्ट उस टाइम इज पर ब्लॉक। एक एक करके, एक एक करके। अरे वाह, क्या हो रहा है? बोलिए विवेक। बिकॉज सर कॉन्स्ट इज ब्लॉक स्कोप। कॉन्स्ट इज अ डिफरेंट थिंग। बेसिकली जब आप इस फंक्शन में बी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं राइट, वो आप इस फंक्शन में ही फंक्शन, ढूंढेगा सर बी को ये किया है कि नहीं डिफाइन किया कि नहीं। हाँ तो वो पहले तो फंक्शन में चेक करेगा और हाँ। फिर वो एक्चुअली चेक पता है कहाँ करेगा? फिर वो चेक करेगा। मैंने बताया था लेक्सिकल स्कोप कैन बी कंफ्यूजिंग, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था लेक्सिकल स्कोप कंफ्यूजिंग होता है। वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा इसको इस स्कोप के बाहर, पर आपको पता है इस स्कोप के बाहर इसका स्कोप ऑब्जेक्ट नहीं है,
आपने फंक्शन को कॉल कहाँ किया है? ग्लोबल स्कोप के अंदर। कहाँ कॉल किया है? ग्लोबल स्कोप के अंदर, राइट? तो फंक्शन कॉल जहां से हुआ है उसका नेक्स्ट स्कोप वो होता है, ठीक है? मुझे पता है अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, चलिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये फंक्शन है। अच्छा, मैंने अभी आपको IIFEs नहीं बताया ना। IIFE का फुल फॉर्म होता है, इफ यू वांट टू राइट डाउन, ठीक है, मैं बोल दूंगा IIFE, सॉरी क्वेश्चन मार्क लग गया। IIFE का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस, यानी ऐसे फंक्शंस जो तुरंत खुद ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो लेट्स से मैं इसको IIFE बनाता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? इस पूरे को मैं सबसे पहले एक ब्रैकेट में रैप करूंगा, ठीक है? मैंने ब्रैकेट में रैप कर दिया, ये देखिए एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, और उसके बाद यहीं के यहीं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, है ना? ये होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। आ रही है बात समझ में? तो ये बेसिकली अब आपको obj.c को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि c में खुद इस फंक्शन की ही वैल्यू है, मतलब जो फंक्शन रिटर्न करेगा ना उसकी वैल्यू है ना? IIFE बताने की ये शायद सही जगह नहीं है, बट ठीक है, सही जगह एज इन मतलब मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिया IIFE, और कंफ्यूजिंग हो गया होगा शायद। सर हाँ जी, बोले सर एक कोड दिखाइए सर से। हाँ हाँ, बोले सर बी जो है ऑब्जेक्ट के अंदर है सर, इसको अगर वेर करके अगर बाहर ले जाया जाए, बी करके हाँ हाँ, अलग वैल्यू ऊपर में दे दिया जाए, तब ये क्या कर काम पाएगा करेगा, एक्सेस? करेगा करेगा करेगा, डेफिनेटली अच्छा, करेगा। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर है इसलिए मतलब ये हाँ, OBJ लगाना इसमें एग्जैक्टली जरूरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे बन गया है एक IIFE। IIFE क्या होता है? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब सी में अब एक फंक्शन नहीं स्टोर्ड है, बल्कि सी में इस फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो स्टोर्ड है। इस फंक्शन को हमने यहीं के यहीं एग्जीक्यूट कर दिया। देख रहे हैं, फंक्शन को हमने सबसे पहले इन ब्रैकेट्स में रैप किया, और उसके आगे ये क्या है? पैरेंथेसिस है। और आपको पता है फंक्शन के नेम, फंक्शन के आगे जब भी पैरेंथेसिस लगता है वो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, राइट? तो ये क्या बन गया? मेरा IIFE बन गया, यानी इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन बन गया। तो सी में अब होगी स्टोर इस रिटर्न की वैल्यू। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर से बी इज नॉट डिफाइंड, सेम ही रिजल्ट है। बताएगा कोई क्यों सेम रिजल्ट आया? सर बिकॉज बी की वैल्यू है ओबीजे की, तो हम अभी ओबीजे में जा रहा है, ओबीजे की मेमोरी में। आप अभी भी OBJ को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, सिंपल एज दैट, राइट? क्योंकि जब ये देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूँ। जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा और इसका बाइट कोड बनेगा, राइट? एक मैंने बताया था, एक इंटरमीडिएट स्टेप होती है जावास्क्रिप्ट में बिफोर इंटरप्रिटेशन। जब इसका, तो आपके सी में क्या करेगा? ये इस फंक्शन को, बिकॉज इट्स एन IIFE, ठीक है, बिकॉज इट्स एन IIFE, ठीक है, ये क्या करेगा? इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। जब ये इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, ए तो 3 है, दैट इज फाइन, बट ए से पहले बी मिला, ठीक है? ए से पहले बी मिला, और बी को वो इस स्कोप के अंदर सर्च करने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा उसको। और वो, अब आप जब कहते हो बाहर डिफाइंड, तो क्योंकि अभी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो बाहर भी वो एक्सेसिबल होगा ही नहीं, राइट? मुझे पता है दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, इसीलिए मैं अभी IIFE वाला पार्ट हटा रहा हूँ, वरना और कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे, व्हिच सर आई सर थिंक सर एक मिनट सर। हाँ जी, पूछिए। बोले सर यहाँ पर ठीक था, ये मतलब IIFE करने के बाद अगर यहाँ पे OBJ.B करके करेंगे एक्सेस तो नहीं हो एक्सेस पाएगा? हो जाएगा, वही तो चीज है कि OBJ.B एक्सेसिबल है, पर B एक्सेसिबल नहीं है। ये तो हाँ एक्सेसिबल है, इसको आप रेफर कर पाओगे, ठीक है? जी। लो, अभी तो अच्छा हाँ सॉरी, नहीं सही बात है, नहीं होगा, क्योंकि अगेन वो मेमोरी प्रोसेस अभी पूरी नहीं हुई है ना। अभी आप समझो ना, अभी जब आप सी, मतलब माय बैड, अभी भी नहीं एक्सेसिबल होगा, बिकॉज अभी आप इसको ऐसे समझो कि OBJ का इनिशियलाइजेशन अभी पूरा हुआ ही नहीं है। ये तो OBJ के अंदर ही है ना, तो ये प्रोसेस तो अभी चल रहा है ना? और उससे पहले ही आपने उसको एक्सेस करने की कोशिश कर ली। नहीं समझ में आया सर। देखिए, OBJ में सबसे पहले A में वैल्यू गई 10, B में गई 20, C में रादर देन C में अगर IIFE ना होता, यानी ये हिस्सा ना होता, ठीक है, तो क्या होता? फंक्शन की डेफिनेशन स्टोर हो जाती, सिंपल है ना? बट सिंस ये IIFE है, ठीक है, यानी आपने तुरंत के तुरंत इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और ये फंक्शन OBJ को रेफर कर रहा है। लेकिन अभी तो OBJ अंडर द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसे समझो आप। OBJ अभी बन रहा है, OBJ अभी पूरा हुआ ही नहीं है, तो आप OBJ को एक्सेस करोगे कैसे? है ना? नहीं आया समझ? नहीं आया? थोड़ा आप लिटिल बिट देखो, कंफ्यूजिंग है आप देखिए, OBJ आप तब तक एक्सेस, अभी अगर मैं मान लीजिए ये लास्ट वाला ब्रैकेट हटा दूं यहाँ से, ये एरर हो गई। क्यों एरर हो गई? क्योंकि सिंटैक्स गलत है, ठीक है? ऐसे ही समझिए इस चीज को कि अभी A हो गया 10, B हो गया 20, ठीक है, पर A20 और B20 अभी एक टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं, ठीक है? अभी वो OBJ को असाइन नहीं हुए हैं। क्यों?
क्योंकि जब तक देखिए ये ब्रैकेट क्यों जरूरी है, अभी मैं बहुत ही लो लेवल पे जाके समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रैकेट क्यों जरूरी है, ये ब्रैकेट इसलिए जरूरी है ताकि एक ये पता चले कि हाँ अब ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, राइट। क्यों जरूरी होता है ये ब्रैकेट, इसीलिए जरूरी होता है ना, ये ब्रैकेट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। जब तक ये ब्रैकेट एनकाउंटर ही नहीं हुआ, जब तक ये ब्रैकेट एनकाउंटर ही नहीं हुआ, ठीक है, तब तक आप कह सकते हो, क्या मैं ये बात कह सकता हूँ जब तक ये ब्रैकेट नहीं आया कि अभी तक ओबीजे की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है ना, यानी अभी तक ओबीजे डिफाइन ही नहीं हुआ है मेमोरी में, राइट। और जब तक ओबीजे डिफाइन ही नहीं हुआ है मेमोरी में, तो आप ओबीजे को एक्सेस करोगे कैसे यहाँ पे। ओके सर। हाँ, अगर यही चीज आईआईएफई ना होती, ये चीज बिल्कुल परफेक्टली वैलिड होती, बट उस केस में सी को आपको अलग से एग्जीक्यूट करना पड़ता है यहाँ पे, है ना। अब इस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं रन करूंगा बिल्कुल परफेक्टली फाइन, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अब ओबीजे को आपने अब तब एक्सेस करने की कोशिश किया, भाई आपने सी को यहाँ पे कॉल किया, तब तक ओबीजे पूरा डिफाइन हो चुका था ना, इस स्टेटमेंट से पहले आपका ओबीजे पूरा डिफाइन हो चुका था। जी सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर लेक्सिकल स्कोप में सर प्रॉब्लम आ रही है सर, जैसे अभी हमने इसमें फंक्शन सी कॉल किया तो सर आप वो फंक्शन में सर पहले बी ढूंढेगा, तो सर वो बी नहीं मिलेगा अगर नॉर्मली गया, तो सर फिर वो ऑब्जेक्ट में सर बी नहीं ढूंढना चाहिए सर ये चीज पार्ट क्लियर नहीं हो रहा सर। नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आप देखो ना फंक्शन का कॉल कहाँ पे है, फंक्शन का कॉल है ग्लोबल स्कोप से। एक्चुअली ये फंक्शनल स्कोप की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, इसको बी नहीं मिला, ठीक है। फंक्शनल स्कोप क्या लेक्सिकल स्कोप की ही पूरी प्रॉब्लम है, इसको बी मिला ही नहीं यहाँ पे, राइट। इसको बी यहाँ पे नहीं मिला, तो ये पता है कहाँ चला जाता है, ये अपने कॉलर के उसमें चला जाता है। मतलब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉलर, एक होता है कॉलिंग, ठीक है। कॉलर और कॉल्ड, ठीक है। तो ये है आपका कॉल्ड कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, और कॉलर मतलब कौन कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे आपका कॉल हो रहा है, कॉलिंग सिचुएशन, सॉरी नॉट सिचुएशन बट कॉलिंग लाइन आपकी ये है, इस लाइन से कॉल हो रहा है, और ये लाइन खुद में ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड है। यहीं पे अगर अभी मैं कॉन्स्ट बी इक्वल टू समथिंग दे दूं ना, ये चीज बिल्कुल परफेक्टली वैलिड हो जाएगी, ठीक है। आपको ट्रू फॉल्स मिलने लग जाएगा, बिकॉज इसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट में सर्च ना करके अब ये चला जाएगा सीधे ग्लोबल स्कोप, वैसी सिचुएशन है, ठीक है। अभी तो ये क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट डॉट बी लिखा है तो ओबीजी को ही रेफर करेगा, बट इस सिचुएशन में भी आपको रिजल्ट मिलेगा, एरर नहीं मिलेगी, मतलब 12 मॉडुलो 3 इक्वल 0, है ना। तो ये वहां चला जाता है जहां से आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। अगेन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, अभी जब आप बाइंडिंग्स पढ़ेंगे, अगेन मैं बार बार बाइंडिंग्स का नाम ले रहा हूँ, जब आप यहाँ पे भी एक तरह की बाइंडिंग हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बाइंडिंग का नाम ले रहा हूँ और भी चीजों का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। जब आप बाइंडिंग्स पढ़ेंगे तो ये चीज बिल्कुल बदल जाएगी, बट इस सिचुएशन में ये एकदम सिंपल बाइंडिंग है, यहाँ पे एक सिंपल बाइंडिंग है इस सिचुएशन में जब आप इसको कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो आपका आप इसको ऐसे समझिए कि कॉलर पे चला जाएगा वो सीधे, कि जो इसको कॉल कर रहा है, और यहाँ पे कॉल कर रहा है आपका मतलब यहाँ पे आपका कॉल हो रहा है ग्लोबल स्कोप में, इसलिए वो आपको यहाँ पे बीप को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ये सर अब समझ में आ गया सर। एक बार सर लेक्सिकल स्कोप की सर डेफिनेशन बता दीजिए सर, कि ये 3 स्कोप तो पता है सर। यही 3 स्कोप्स लेक्सिकल स्कोप हैं, कुछ अलग नहीं है। इट इज जस्ट हाउ, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि ये लेक्सिकल स्कोप की प्रॉब्लम है, तो इट इज जस्ट दैट कि ये इन्हीं तीनों स्कोप्स की प्रॉब्लम है, किस तरह से ये स्कोप काम करते हैं ना, इनके काम करने के तरीके की प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए पता है आज का पूरा सेक्शन मैंने स्कोप्स पे रखा था। अभी मैं सोच रहा हूँ स्कोप में कंफ्यूजन है, मैं सच बताऊं तो मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत चीजें सीख रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से क्लियर होता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्कोप्स एक ऐसा टॉपिक है, आप जितना पढ़ेंगे ना आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा, और आप उतना ज्यादा कंफ्यूज भी होंगे, ये भी बोलूंगा मैं। स्कोप इज नॉट एन इजी टॉपिक, मतलब लोगों को लगता है डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है कि स्कोप इज दैट एरिया जहां पे वो वेरिएबल एक्सेसिबल है, बट जावास्क्रिप्ट इन पर्टिकुलर में स्कोप बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बाकी आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, इवन पाइथन भी उठा लो, इस मामले में वो भी एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, पर फिर भी इतने कॉम्प्लिकेटेड स्कोप्स कहीं पे भी नहीं है जितने जावास्क्रिप्ट में है। ओम, आपका कुछ डाउट है? सर इसमें ये कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अगर बी ऊपर अगर अभी डिफाइन किया है, ओबीजे हम क्यों लिख रहे हैं? क्या चीज? आपने रिटर्न ओबीजे डॉट बी लिखा ना, हाँ अगर ऊपर मैं वेयर लिख देता हूँ तो एक्सेस नहीं हो सकता? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ भी लिखूं? नहीं सर, यहाँ सिर्फ बी लिखिए, ऊपर अगर जो आपने बी 20 वे लिखी ना सर, बी के आगे वेयर लिख देते तो सर वो वेरिएबल यहाँ नहीं भी बन सकता? और आप कैसे लिखोगे, ये तो ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स ही गलत हो जाएगा ना फिर। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, और की वैल्यू पेयर्स आपको लिखने ही ऐसे पड़ते हैं, यहाँ पे आप वर्ड लिख ही नहीं सकते हो। हाँ सॉरी मैं भूल गया। कोई नहीं। हाँ विवेक, कोई डाउट्स आपको? नो सर। नहीं एक और विवेक भी हैं, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ। विवेक, कोई डाउट्स? एनी डाउट्स? ठीक है, एक चीज ये हो गई, थोड़ा और कंफ्यूज करता हूँ, अभी कंफ्यूजन कम है थोड़े।
जिससे पूछूंगा वही रिप्लाई करेगा, और थोड़ा सा ज्यादा और मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है इसको यहाँ में डिफाइन कर, इसको सी कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा obj.c का, जिससे पूछूं वही रिप्लाई करिएगा, ठीक है। तो आयुष आप ही बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। आयुष लिसनिंग? ये सर मैं देख रहा हूँ सर। हाँ जी देखिए। सर एरर आएगा बिकॉज सर इसमें वही सर जो आपने बताया था कि जहाँ हम कॉल कर रहे हैं वहाँ बी और सी सर डिफाइंड नहीं है सर। सर पक्का तो फंक्शन आएगा, क्योंकि जो आप चीज सोच रहे हो ना a प्लस बी प्लस सी, राइट, वो तो तब होगी जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। c एक्चुअली में एक फंक्शन है, c इज अ फंक्शन विच इन टर्न इज रिटर्निंग अ फंक्शन। तो भले ही आपने यहाँ पे c को कॉल कर दिया है, दैट इज फाइन, c इज बीइंग कॉल्ड, बट c खुद में भी तो एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है ना, जो ये है। यस सर। ये फंक्शन तो कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे फिर एक बार पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन। ये बात सबको समझ में आ रही है कि obj.c जब मैंने कॉल किया तो c देखिए क्या सर यहाँ रिटर्न पे कर रहा काम है। हाँ जी सर यहाँ पे काम कैसे कर रहा है सर, रिटर्न दो फंक्शन के अंदर रिटर्न फंक्शन करवा रहा है सर, तो आपका यहाँ पे काम कैसे करता है? कल थे आप क्लास में, सर नहीं थे सर, हाँ, लेट तो ज्वाइन मैंने किया था सर। कल ही मैंने हायर ऑर्डर फंक्शंस पढ़ाए थे। वहां मैंने क्या बताया था कि एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को या एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करे या एक फंक्शन को ही रिटर्न कर दे, उसको हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो फोक्स दिस सी इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, राइट। अब ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब आपने यहाँ लिखा obj.c और c को कर दिया कॉल। तो जब आपने c को कर दिया कॉल तो सबसे पहले const इक्वल टू 3 हो जाएगा, और फिर ये क्या रिटर्न कर देगा, ये वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा, है ना। तो ये क्या है obj.c। अगर मैं इस पर टाइप ऑफ लगाऊं, अगेन टाइप ऑफ इज अ वेरी अजीब सी चीज, तो वो क्लियर नहीं होगा, बट ठीक है चलिए, अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है। मुझे तो लग रहा था ये भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं। बट थैंक गॉड कि अनलाइक एरेज, टाइप ऑफ आपके फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करता है। ये जो मैं बोलते रहता हूँ ना कि एरे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सब जब हम ऑब्जेक्ट बेस्ड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, 1 या 2 ही क्लास में खत्म हो जाएगा, 1 या 2 नहीं 3 क्लासेस में खत्म होगा वो टॉपिक, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं ये बात कहता था कि हर चीज जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट ही होती है। तो आप देखिए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट सी, आपने कॉल कर दिया, फिर भी ये क्या है, ये एक फंक्शन ही आया, और वो यहाँ से भी एविडेंट है। क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न ही एक फंक्शन किया है, राइट। अब अगर आपको इस फंक्शन को भी कॉल करना है तो obj.c क्या है, एक फंक्शन है, इसके आगे एक और पैरेंथेसिस लगा दीजिए, तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, एरर। क्यों? क्योंकि a तो यहाँ डिफाइंड है, c एक तरह से अनडिफाइंड है बिकॉज आपने यहाँ कुछ पास नहीं किया, तो c अनडिफाइंड है, पर b क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का है, तो जो सेम प्रॉब्लम पिछली बार हुई थी वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी होगी, अनडिफाइंड ही रहेगा। बट हाँ, अगर अभी मैं ये करूंगा तो b एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इस बार आपको एरर नहीं मिलेगी, पर इस बार आपको कुछ और मिलेगा, और वो जो कुछ और मिलेगा वो देख लेते हैं क्या होगा। दैट इज NaN, क्योंकि आपने 3 में ऐड किया ऑब्जेक्ट डॉट बी विच इज 20, पर c क्या आपने यहाँ कोई वैल्यू पास की? यहाँ आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की। आई एम सो सॉरी, यहाँ आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो c क्या हुआ, अनडिफाइंड। और एक नंबर में आप एक अनडिफाइंड ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, NaN ही तो मिलेगा, नॉट अ नंबर, राइट। अच्छा, अब एक और लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है प्रियम से, प्रियम का हैंड भी रेज्ड है तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। प्रियम, अगर मुझे सी पास करना है तो मैं इस वाले ब्रैकेट में पास करूं या इस वाले ब्रैकेट में पास करूं? सर पहले वाले पैरेंथेसिस में, कि आप तो फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, सी तो खुद में एक फंक्शन है। पहले वाले में पक्का? इसमें हाँ मान सर, लीजिए लेकिन 2 देना है। अरे तो यहाँ नहीं पास करोगे ना, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये तो आपने इसको कॉल किया ना, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्यों दोगे, यहाँ दोगे ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सेकंड वाला, क्योंकि वो मतलब एक वेरिएबल, मतलब पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखिए मिल गया रिजल्ट, विच इज 3 प्लस 20 प्लस यहाँ से आया c विच इज 25। यस सर। सर एक सवाल था। हाँ जी। सर मुझको वो कॉन्स्ट ए वाला थोड़ा सा समझिए सर। वहाँ पे ए का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो वहाँ पे ए का वैल्यू मतलब 10 है, ए एज हाँ। वो तो स्ट्रिंग ले रहा है ना नहीं, दिस ऑब्जेक्ट। इज नॉट स्ट्रिंग। कौन सा ऑब्जेक्ट? सर ऊपर ऊपर कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ए 10। ए सिर्फ की स्ट्रिंग होती है, ठीक है। की स्ट्रिंग क्यों होती है? क्योंकि की वेरिएबल होती है। आप ऐसे समझिए, ये एक वेरिएबल ही तो है एट द एंड।
है ना। हाँ, क्योंकि वो तो एक वैल्यू एक्सेप्ट जबकि कर रहा है। अगर यहीं पे अभी ये देखिए क्या हुआ, ए हुआ, ए क्या है 3 लिया इसने, ठीक है, obj.b लिया 20 इसने, तो 3 + 20 और सी में यहाँ मैंने पास किया 2, तो ये हो गया 25। अगर इसी की जगह पे अभी मैं यहाँ लिख दूं ना obj.a, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 + 20 + 2 विच विल बी 32, राइट। ओके, यस सर। तो ये ए और जो ए ऊपर डिफाइंड है उन दोनों का यूज अलग अलग है, मतलब उन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, उन दोनों की वैल्यू भी अलग अलग है। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर, वही समझ रहा था। और कोई डाउट्स किसी को, होम कोई डाउट्स? नो सर, कोई डाउट नहीं। साहिल? सर एक कॉन्स्ट है आपका फंक्शन के सर बाहर लीजिए सर। ये कॉन्स्ट मतलब एक कॉन्स्ट सर, कॉन्स्ट ए सर, एक ऑब्जेक्ट फंक्शन के बाहर लीजिए सर, ये सर यहाँ। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अभी भी रिजल्ट 25 ही मिलेगा आपको, क्योंकि जब ए इसको यहाँ मिल गया, वही तो मैंने क्या बोला था, लेक्सिकल स्कोप लिफ्ट मॉडल पे काम करता है। अगर ए इसको यहाँ मिल गया तो वो बाहर ढूंढेगा ही नहीं ना जाके। हाँ, अगर ए यहाँ नहीं होता तब रिजल्ट कुछ और होता, 42 विच इज 20 + 20 और प्लस ये वाला 2, है ना। बट क्योंकि ए यहाँ डिफाइंड है तो वो बाहर ढूंढेगा ही नहीं ना, वो जैसे ही उसको मिल जाता है वो लिफ्ट समझिए उसी फ्लोर पे रुक जाएगी जहां पे पुलिस को क्रिमिनल मिल गया, इसको लिफ्ट मॉडल बोलते हैं, राइट। तो ये लिफ्ट मॉडल फॉलो करता है, लेक्सिकल स्कोप है। लिफ्ट मॉडल तो यूनिवर्सल है, वो तो हमेशा ही फॉलो होगा। इट्स जस्ट दैट कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पे बी नहीं दिया, ऑब्जेक्ट.b नहीं दिया, आपको एरर मिली, अब आप कहोगे इसने बी यहाँ क्यों नहीं ढूंढा। बी यहाँ ऐसा नहीं कि लिफ्ट बीच में खराब हो गई, लिफ्ट नहीं खराब हुई है, बट इट्स जस्ट दैट कि इसके बाहर ये वाला स्कोप नहीं है, इसके बाहर स्कोप ही ग्लोबल है, तो वो लिफ्ट सही काम कर रही है। इट्स जस्ट दैट कि लिफ्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा, मतलब इट्स नॉट दैट कि लिफ्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, इट्स जस्ट दैट कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि इसके बाहर का स्कोप ऑब्जेक्ट स्कोप नहीं है, इसके बाहर का स्कोप है डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप, है ना, ये चीज है। सर एक बार लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 13 वाला बता देते। अच्छा, देखिए कुछ नहीं किया है, लाइन नंबर 10 पे सी एज अ की दी गई है, ठीक है। सी जब एज अ की दी गई है और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है फंक्शन, और ये फंक्शन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो हम डिफाइन कर रहे हैं ए की वैल्यू 3 और दूसरा हम रिटर्न कर रहे हैं एक दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप ही फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस मैंने कल बताया था जिनका रिटर्न टाइप ही फंक्शन होता है, इनको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस, है ना, इनको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो जब तक मैंने ये लिखा हुआ है obj.c, यानी आपने इस फंक्शन को कॉल किया, तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा एक फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं, क्योंकि नाम मैंने दिया ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं, मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ, क्या कर रहा है, सम ही कर रहा है एट द एंड, सम, तो आपको यहाँ पे मिलेगा फंक्शन सम, मतलब सम ही है, बट वो अगेन वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपको, बट दैट इज सम, ठीक है। सम नाम से आप उसको एक्सेस भी नहीं कर पाओगे इवन, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देना ना देना बराबर ही है। तो एनीवेज, तो मैं क्या कह रहा था, सी एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न वैल्यू भी एक फंक्शन है, तो जब मैंने इसको कॉल किया तो क्योंकि इसकी रिटर्न वैल्यू एक फंक्शन है, यहाँ पे आपको फंक्शन देखने को मिला, ठीक है। बट अब अगर आपको इस फंक्शन को भी कॉल करना है तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है कि जो फंक्शन इसने रिटर्न किया, यानी ये, इसको कॉल कर दो, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया तो सी हो जाएगा अनडिफाइंड उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ 2, ठीक है। इस केस में ये क्या कह रहा है, obj.c मतलब ये वाला फंक्शन, इसको कॉल करो, ठीक है। इसको कॉल किया, इसने रिटर्न किया मुझे ये वाला फंक्शन, अब ये कह रहा है उसे भी कॉल कर दो और पास कर दो सी में 2, उसे भी कॉल कर दो और पास कर दो सी में 2। तो यहाँ पे ये भी कॉल हो गया और सी में पास हो गया 2 और रिटर्न हो गया a + b + c। बट क्योंकि a तो चलिए ठीक है, a तो डिफाइंड है फंक्शन के अंदर, दैट इज फाइन, बट b क्योंकि डिफाइंड नहीं है, b इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बी क्योंकि डिफाइंड नहीं है, और मैंने बोला था इस फंक्शन के बाहर का जो स्कोप है वो ये ऑब्जेक्ट स्कोप नहीं है, वो आपका ये वाला स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। बी इसको कहीं मिलेगा नहीं और ये आपको एरर फेंक देगा उठा के, राइट। बट यहीं पे अगर मैंने लिख दिया obj.b, मतलब कि बी के सॉरी obj के बी को एक्सेस करो, तो वो इस 20 को एक्सेस कर लेगा और रिजल्ट आपको मिलेगा 3 + 20 + 2। ठीक है, ठीक है सर। प्लीज गिव मी सॉरी फोक्स। सो व्हाट वाज आई सेइंग कि हाँ ये चीज हो गई। कोई और डाउट्स किसी को? यस तुषार। सर ये फंक्शन एनोनिमस जो आया है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट नेम्ड। एनोनिमस वो होता है जिसका कोई नाम ना हो, तो दिस हैज नो नेम, इस फंक्शन का कोई भी नेम नहीं है।
ओके। और भी कोई टाइप्स होते हैं क्या सर फिर उसमें, जैसे फंक्शन एनोनिमस नहीं एक आ रहा है? जैसे अगर अभी तक आपने जो फंक्शंस लिखे थे ना ये सारे, है ना, ये वाले जो आप इस तरह से जो डिफाइन करते हो, ये सब नेम्ड फंक्शंस हैं। चाहे आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये नेम्ड फंक्शंस होते हैं, इनका नाम हो गया, ठीक है। जबकि ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो इट इज एन एनोनिमस फंक्शन। इवन तो मैं यहाँ पे इसको सम लिख भी दूंगा ना, तो भी उसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज वो एट द एंड स्टोर हो रहा है सी में, तो इस सम का कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो सिर्फ लिखे होने के लिए लिखा है, डजंट मेक एनी सेंस, वैसा है। ओके सर, गॉट। आयुष सर एक फंक्शन को लेकर डाउट था सर, जो हमने IIFE पढ़ा, और सर एक और होता है एक सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, तो सर ये दोनों में सर डिफरेंस क्या है सर? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम होते हैं। सेल्फ इन्वोकिंग IIFE का ही दूसरा नाम है। अच्छा वैसे बोल रहे हो आप सेल्फ इन्वोकिंग, अच्छा गॉट योर पॉइंट। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन देखिए हम रिकर्सिव फंक्शंस को कहते हैं, अगर आप रिकर्सिव की बात कर रहे हो, जो फंक्शन खुद को ही इन्वोक कर दे। जैसे मैं आपको बताऊं अगर, तो चलिए रिकर्सिव वैसे तो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करता हूं, बट ठीक है बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, लेट्स से आपको फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। बाकी के लोग इस पे अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो प्लीज ड्रॉप द आइडिया, ठीक है। आपको फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर n का, लेट्स से, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है, आप एक लूप चलाओ n इंटू n से लेके 1 तक का, या 1 से लेके n तक का, और मल्टीप्लाई करते करते रिजल्ट दे दो। दूसरा तरीका ये, मैं कह रहा हूँ अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो रिटर्न 1 या n कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। वरना क्या करो, रिटर्न अब ये है एक सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, आप देख रहे हैं इस फंक्शन के अंदर इसने खुद को ही कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये एक सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन है या रिकर्सिव फंक्शन है। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शंस को हम रिकर्सिव फंक्शंस भी बोलते हैं, है ना। ये काम कैसे कर रहा है वो मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में समझाऊंगा, ठीक है। बट देन टिल देन अगर आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, बट टिल देन मतलब ये ऐसे फंक्शंस जो खुद को ही खुद की बॉडी के अंदर कॉल कर ले, इनको हम रिकर्सिव या सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शंस भी बोलते हैं। ओके सर, सर मुझे IIFE में खुद ही मतलब उसके बाद कॉल देता है, तो वो सिमिलर ही होगा। सिमिलर है बट सेम नहीं है। IIFE इज मोर अबाउट कि आपने फंक्शन लिखा और आपने तुरंत उसको कॉल कर दिया, जैसे अभी ये एक नॉर्मल फंक्शन है, बट ये एक IIFE बन गया क्योंकि इसको आपने तुरंत के तुरंत कॉल कर दिया, है ना, यस सर, ये चीज। ठीक है सर, अब समझ गए सर। ठीक है फोक्स, आज काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अब मैं आपको और ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करूंगा आज के कॉन्सेप्ट्स के साथ, कि आज हमने लेक्सिकल स्कोप पढ़े, आज हमने होस्टिंग पढ़ी, आज हमने लेट एंड कॉन्स्ट पढ़े, डिसएडवांटेजेस ऑफ वार वेरिएबल पढ़े। वी आल्सो डिस्कस्ड IIFE, हमने डिफरेंट स्कोप्स की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखे कि किस कंडीशन में वो कैसे बिहेव करते हैं, वो भी देखा, ठीक है। लेक्सिकल स्कोप्स के थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको, राइट। तो ये है, गॉट इट। तो अब आज मैं आपको लास्ट एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, बस उसको खत्म कर लीजिए। बाकी दो चीजें, प्रियम फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, आज मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ अगेन टुमारो, बट कल मुझे क्लास की स्टार्टिंग में याद दिलाइएगा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ उसको खत्म कर दूँ। आज भी याद दिलाया था, इट्स अपॉन मी। मैं आज मतलब थोड़ा चाह रहा था कि ये टॉपिक खत्म हो जाए, इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो कल के लिए दो टॉपिक आपको याद दिलाने हैं। एक तो ऑब्जेक्ट बेस्ड फंक्शंस अभी बचे हुए हैं, और दूसरा टॉपिक जो है वो है कल नहीं, एक्चुअली मंडे को क्लास होगी मोस्टली, और जो दूसरा टॉपिक है आपका वो वही है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो एक ऑब्जेक्ट मेथड्स और दूसरा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। टिल देन फोक्स, राइट डाउन, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। लिखिए। सर नोट करना है ये? हाँ लिख लीजिए, अभी करना है आपको एक प्रोग्राम, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, गेटिंग अ कॉल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या करते हैं आप, मतलब नॉर्मली लोग क्या करेंगे कि एक लूप चला, अगर ये, बट फॉर दोस तो आपको डीप क्लोन करना है ना, क्लोन, हाँ लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू क्लोन एन एरे। क्लोन मतलब होता है किसी भी एरे, मतलब किसी भी चीज की कॉपी बनाना। क्लोन क्या होता है, कॉपी होती है, ठीक है। तो आपको एरे को क्लोन करना है। आप कहोगे ये तो बहुत ईजी है, एक एम्प्टी एरे ले लेंगे और क्लोन कर देंगे, नहीं ये उतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये क्लोन आपको डीप क्लोन करना है। तो लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन डीप क्लोन एंड शैलो क्लोन, ठीक है। वो जो पहले से प्रोग्रामिंग के साथ हैं बैकग्राउंड से उनको पता होगा, बट फॉर दोज हु आर नॉट, देखिए एक एरे है 1 2 3, फाइन, इसको क्लोन करना एकदम आसान है, फिर से 1 2 3, ठीक है। बट अगर ये एरे में एक दूसरा एरे होता लाइक दिस, तो आप क्या करते, आप मतलब नॉर्मली लोग क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे इस एरे पे, लेट्स से दिस इज एन एरे लेट, और बाय द वे अब आप लेट और कॉन्स्ट का यूज करिएगा, डोंट यूज वॉर, ठीक है। लेट एरे इक्वल टू दिस, एक एम्प्टी एरे बनाया, लेट एरे 1 इक्वल टू समथिंग एल्स जो कॉपी है, इसको लेट्स कॉल इट क्लोन या कॉपी व्हाटएवर।
इसको मैंने बोला ये क्लोन है, एक लूप चलाया फॉर पे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लूप मैं फॉर ईच यूज कर लेता हूँ। एंड लेट्स से रिटर्न कर दिया हमने एलिमेंट, है ना। ज्यादातर लोग यही करेंगे। एंड लेट्स से ये क्लोन हो गया मेरा, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोन। नहीं, ये कैसे क्लोन हुआ? अच्छा, ये मैं फॉर ईच है ना, इसकी जगह मैं मैप यूज कर लेता हूँ, और ये हो गया मेरा क्लोन। ठीक है, आप बोलोगे क्लोन हो गया, पर ये क्लोन नहीं हुआ। क्लोन तो हुआ, पर डीप क्लोन नहीं हुआ। डीप क्लोन पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 तो चलिए ठीक है, 2 भी ठीक है, पर 2,3 ये क्या है? ये एक मेमोरी लोकेशन है। मैंने बताया था आपको एरेज क्या होते हैं, सिंपली मेमोरी लोकेशन होते हैं। तो ये जो 2,3 है ना, ये वही उठा के रिटर्न कर देगा। तो जो क्लोन में 1 आएगा, 1 तो चलिए 1 ही है, 2 भी 2 ही है, पर ये वाली जो मेमोरी लोकेशन है ना, सेम कॉपी हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप इसमें कोई भी चेंज करेंगे, वो सेम चेंज आपको यहां भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने किया इस केस में, अगर मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, लेट मी शो यू दैट। अभी ये है एम्प्टी, ठीक है, मैंने ये चीज की, मैं console.log आपको क्लोन करके दिखाता हूँ, आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। आप कहोगे ये तो सही है, क्लोन हुआ है, ठीक है, ठीक है, एकदम सेम ही दिख रहा है। बट आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं करता हूँ array 1 सॉरी क्लोन, और क्लोन की किस इंडेक्स पे है 2,3? 0 1 2, क्लोन की सेकंड इंडेक्स पे है 2,3। इसमें मैंने कर दिया मान लीजिए पुश एप्पल्स, ठीक है। क्लोन तो ठीक है, पुश कराओगे तो आपको एप्पल्स दिखना चाहिए, बिकॉज आपने क्लोन में पुश किया है। पर अभी आप देखिएगा होगा क्या, ARR में भी आपको एप्पल्स दिख रहा है, दैट शुड नॉट बी द केस। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने मैप का यूज किया तो आपने एलिमेंट रिटर्न किया। 1 और 2 तो ठीक है, 1 और 2 मेमोरी लोकेशंस नहीं है, दे आर सिंपल वैल्यूज। बट ये क्या है एरे के लिए? ये एरे के लिए सिंपल एक मेमोरी लोकेशन है, उसने वही रिटर्न कर दी। तो बेसिकली जो क्लोन में 2,3 है और जो एरे में 2,3 है, ये दोनों एरे सेम है। आपको ये नहीं होने देना है। यानी आप जब कॉपी करेंगे, ठीक है, तो आपको ये फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है। यू नीड टू रिकंस्ट्रक्ट दिस थिंग अगेन। आपको क्या करना है? ये चीज फिर से रिकंस्ट्रक्ट करनी है। तो दैट्स योर टास्क, ठीक है, कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं क्लोन में पुश कर रहा हूं तो वो एरे में भी पुश हो जाए। ठीक है, तो दैट्स योर प्रोग्राम, करिए। दिस इज कॉल्ड डीप क्लोनिंग, ठीक है। जो आप करने वाले हो वो डीप क्लोनिंग है, जो मैंने किया था वो शैलो क्लोनिंग थी। और बाय द वे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कितनी भी लेवल ऑफ नेस्टेडनेस हो सकती है। यानी कि अभी आपको ये सिंपल ऐसा दिख रहा है 2,3, हो सकता है 3 खुद में भी एक एरे में हो। तो कितनी भी लेवल ऑफ नेस्टेडनेस हो सकती है, दैट आई एम नॉट गिविंग टू यू। तो राइट अ प्रोग्राम टू डीप क्लोन एन एरे। सर मतलब वो आपने जो पुश किया वो पुश नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वो क्लोन में तो पुश हो जाए, पर वो ओरिजिनल एरे में इफेक्ट ना हो। ओके। हाँ जी, सर हाँ जी, सर मैं आज मैं लैपटॉप बिगड़े इसलिए मैं मोबाइल से अटेंड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो कोई मैं बात ये नहीं, कोई बात नहीं। मैं कल तक हो जाएगा मेरी तो मैं हाँ कल हाँ, दे दूंगा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार चेक करूँगा तब तक आपके जावास्क्रिप्ट में क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं, बिकॉज़ मुझे डिजिटल में इन्फॉर्म ही करना है। कितनी क्लासेस और लगेंगी अभी? क्या लग रहा है आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ पढ़ लिया है, अभी थोड़ा ही पढ़ा? हाँ सर। और सर और एक बात थी। हाँ जी। सर जो आपने आज फॉर्म भेजा था उसमें मुझे लिखना था फॉर्म फुल गया सर, आप हमको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं लाइक कोई HTML CSS का जो हम बना सके? सर मैंने डिस्कस किया था डिजिटल में, मतलब मैं दे दूंगा आपको, अलग से बनाने को तो मैं दे दूंगा। मैंने तो बल्कि सजेस्ट किया था, बट उस पे कोई अपडेट नहीं आया। चलिए मैं पूछ लूंगा अगर पॉसिबल होगा तो, वरना मैंने ओफो कैसे होगा। उसके बाद अभी ये 6 में, चलिए ये 6 तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया तो हो जाएगा। इसमें मुझे 3 क्लासेस चाहिए वीकेंड तक पढ़ा सकता हूँ। बाइनरी ट्री, स्टैक क्यू, ये सब प्रॉब्लम है ना, कैलकुलेटेड टाइम कितना है मतलब? लिखी हुई है, ठीक है। तो मिनिमम अगर मैंने एडवांस टॉपिक्स छोड़ दिए तब भी, मतलब मेरी, अगर मैं आपको छोड़ रही टॉपिक, बट अगर मतलब छोड़ने पड़ेंगे मुझे भी होगा, ठीक है, जिसमें सारा सिलेबस आएगा। तो जो जावास्क्रिप्ट से पास होंगे वही मतलब रिएक्ट में जाएंगे, और जो रिएक्ट से भी पास होंगे वो बैकएंड में जाएंगे। तो मैं आपको अगर बताऊं हाल, तो लास्ट में जो नैरो डाउन हो जाता है ना, तो अगर रिएक्ट में मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स आए, तो रिएक्ट पास कर पाते हैं 7-8 स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका पासिंग क्राइटेरिया भी हाई है, और उससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है, हाई होना भी चाहिए, ठीक है। इनका पासिंग क्राइटेरिया 70 या 80% है, 70% है आई गेस। तो मैं नहीं बताओगे आपको वो, मतलब वो चीज़ें ना एडमिन रिलेटेड जो आती हैं, तो थोड़ा वही बता पाएंगे आपको। 11 से 12? हाँ सर, 12 बजे से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, फ्री हूँ। तो आप 11:30 आ जाना ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 11:45 आ जाना, अपने डाउट्स पूछ लेना।